आरटीआई आने से क्या बदलाव आया उसमें? पहली बार हमको ऐसी एक चीज़ मिल गई कि याहू चैट रूम में बैठ के मैं भारत में हूँ, कोई विदेश में, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो इंसान तो गलतियों का पुतला होता है कहते हैं, तो किसी का भगवान भला करे होम मिनिस्ट्री वालों का कि गलती से इनसे कुछ ऐसी फाइलें निकल गई जिनकी फ़ोटो कापी जिनको नहीं निकालनी चाहिए। इस टाइम तक हमने एक काम और हमने अच्छा कर लिया था कि हमने नेताजी के परिवार के लोगों से मिल करके एक मुहिम चला दी थी कि फाइलें डीक्लासिफाई होनी चाहिए। कि शिशिर कुमार बोस वो गाड़ी चला के सुभाष बोस को लेकर गए थे जैसे कि नेताजी की लाइफ में उसके अलावा कोई बड़ी घटना घटी हुई वैसे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। जासूसी कांड जो है पूरी मीडिया में छा गया और वहाँ पे 2-3 बातें हुई इसके साथ। पहली बात तो ये कि जासूसी सिर्फ नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी पूरे देश में हो रही थी और वो हर एक ऐसे व्यक्ति की होती जिसका सुभाष बोस से कोई भी लिंक हो। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि 84 तक उनके पिताजी के फ़ोन टैप हुए नेताजी के छोटे भाई। मनमोहन सरकार ने हमारे प्रेशर मारने की वजह से वो जो कुछ हज़ार पन्ने निकाले जो ऑलमोस्ट 1000 प्लस फाइल्स हैं। मोदी जी ने रिलीज़ करी हैं 302 फाइलें और उसके अलावा आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 65 फाइल रिलीज़ करी। भारत सरकार को ताइवान से एलर्जी है, ये नेताजी की डेथ की इंक्वायरी ताइवान में नहीं होने देना चाहते, इसलिए शाहनवाज कमेटी को वहाँ जाने नहीं दिया। वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985 कि हम उनसे सन 85 तक उनके कॉन्टैक्ट में थे। ये मुद्दा लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा। द डिस्कशन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एंड सुभाष बोस। Indira Gandhi became Prime Minister in 66 and you are saying कि you have a minute of discussion of Prime Minister Indira Gandhi with Subhash Chandra Bose which can only happen after 66। तो 67 के बाद से भारत सरकार रनकोजी टेम्पल के पुजारी को पैसा खिलाती है, ठीक है, और ये टॉप सीक्रेट है। सरकार अस्थि क्यों लेके क्यों नहीं आ रही? और ये बताइए गुमनामी बाबा के तौर पे जैसे वो थे, आपने भी ये रिसर्च की और आपके शोध में भी ये सामने आया कि हाँ वही थे। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट में एडमिट कर रहा है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस कि आदमी सुभाष चंद्र बोस। एक रैंडम बाबा यूपी में बैठ करके आपको ये बताए कि रशिया वाले कैसे टॉर्चर करते हैं आदमी को और चाइनीज़ कैसे टॉर्चर करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल आदमी नहीं है। सारे के सारे लोग जिन्हें सुभाष बोस मिलते थे उनको या तो गोली मार दी गई या उनको फांसी चढ़ा दिया गया या उन्हें सुसाइड कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी पर ये बहुत ही खास चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और कई ऐसे सवाल हैं जो पिछले पॉडकास्ट में हमने छोड़े थे और उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे इस कड़ी में। और हमारे साथ हैं अनुज धर जी जिन्होंने 4 पुस्तकें भी लिखी हैं, लगातार सुभाष चंद्र बोस जी पर रिसर्च करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। हम अभी बात कर रहे थे, अभी पिछले सेगमेंट में ही हमने आरटीआई की बात की थी। आरटीआई आने से आपके इस पूरे मिशन, बोलूँगी मैं तो, आपका जो चला है नेताजी को लेकर, उनके सच को जानने को लेकर, क्या बदलाव आया उसमें? देखिए आरटीआई ने हमारे एक पूरे इशू को जिंदा कर दी कि जो पहले जो भी डिस्कशन डिबेट हुई लेकिन ख़त्म हो गई। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट आई, गवर्नमेंट ने उसको दबा दिया। और लेकिन जब ये गवर्नमेंट दबा रही थी, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ कि जब मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार पे जा चुकी थी लेकिन पब्लिक नहीं हुई थी, इंटरनेट का दौर भारत में शुरू हो गया। और उस ज़माने में ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे लेकिन बहुत कम मतलब डाटा काफ़ी कम निकलता था, लेकिन आप ऑडियो वीडियो तो नहीं देखते थे, लेकिन ऑडियो बात आपके आपके याहू चैट रूम बनने शुरू हो गए थे। तो पहली बार हमको ऐसी एक चीज़ मिल गई कि याहू चैट रूम में बैठ के मैं भारत में हूँ, कोई विदेश में, हम लोग बातचीत कर सकते हैं। तो कुछ लाइक माइंडेड लोग इस तरह के याहू चैट रूम्स में इकट्ठे हुए, तो मुझे वहाँ पे कुछ और लोग मिल गए। मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा था, मेरी किताब आ चुकी थी और मुझे मालूम था कि मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट होगी। तो करते करते मैं चंद्रचूड़ घोष जो जिनके साथ मेरी सारी किताबें रिसर्च हैं उनके साथ में, वो लंदन में थे उस टाइम पे। एक हमारे मित्र श्रीजीत पणिकर, वहाँ अभी वो सुपरस्टार है मलयालम टीवी डिबेट्स के, हर दिन 2 घंटे आते हैं, सुपरस्टार है, मतलब एक फेसबुक पोस्ट डालता है तो 22,000 लाइक आते हैं। तो वो भी उस टाइम थे, वो हम, मैं, शायंतन वगैरह, बाकी लोग हम सब इकट्ठे हुए, विशाल, हम एक हमारा ग्रुप बन गया बहुत लोगों का। तो उसी में करते 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 एक आइडिया जो चंद्रचूड़ ने दिया कि ये उस टाइम पे लंदन में था, इनके पिताजी वकील हैं इनके रिटायर, और इनके दादाजी सुभाष बोस के साथ में रह चुके थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो भी वकालत में थे। तो उसको ये लगा कि ये सूचना का अधिकार जो है ना, इस पर हम यूज़ करते हैं कि आरटीआई एक्ट है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट जवाब देगी। मैंने उसको पहले मना करा कि इसका फ़ायदा नहीं है, गवर्नमेंट आपको नहीं देगी आंसर, इस पर कोई नहीं बताएगी, सीक्रेट इशू है, वो छोटी मोटी बात के लिए होता है सूचना का अधिकार, ये टॉप सीक्रेट बातों के लिए सूचना का अधिकार नहीं होगा। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि मैं मीडिया का आदमी हूँ कि अगर इनफैक्ट ये अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट हमको इन्फॉर्मेशन नहीं देती है तो ये तो उल्टा बड़ी अच्छी खबर रहेगी मीडिया के लिए। और वही हुआ, हमने सूचना के अधिकार में हमने जो पहली एप्लीकेशन डाली, सरकार ने हमको बोल दी कि नेशनल सिक्योरिटी का है, हम आपको नहीं देंगे आपको इन्फॉर्मेशन। तो फिर हमने जाकर के जो करते 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 वो मुद्दा इतना बढ़ गया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत एक काम होता है कि प्रावधान होता है कि वहाँ पे जो सूचना के जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हियरिंग बुलाते हैं
जिसमें अदरवाइज एक इंडिविजुअल कमिश्नर सुनता है आपको, लेकिन यहाँ पांचों के पांचों कमिश्नर लेड बाय द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया वजाहत हबीबुल्लाह जी, वो उन्होंने सारा कुछ सुना। डॉक्टर ओ.पी. केजरीवाल वहाँ थे, वो जो नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के डायरेक्टर थे, फॉर्मर बड़े रिनाउंड हिस्टोरियन, गांधी कलेक्टेड वर्क्स के एडिटर रह चुके हैं वो। उसके अलावा आपके और पद्मा सुब्रमण्यम मैडम गवर्नमेंट की सेक्रेटरी, सारे गवर्नमेंट के सेक्रेटरी लेवल के लोग, रिटायर्ड या प्रोफेसर अंसारी यहाँ पे थे, ये सारे, और ये सब अपॉइंटेड थे उसी गवर्नमेंट के। तो आजकल जो लोग धोरियाँ फ्लोट कर रहे हैं कि ये हो रहा है बीजेपी का, ये कांग्रेस के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हियरिंग हुई, तो उस हियरिंग में हमारा डिस्कशन डिबेट हुआ, उसमें गृह मंत्रालय के लोग आए, उनके लीडर थे मिस्टर गोयल, हु बिकेम द होम सेक्रेटरी आफ्टरवर्ड्स, ही वॉज देन जॉइंट सेक्रेटरी, और कुछ लोग जो मुझे शक्ल से लगा IB के लोग हैं, क्योंकि आंखों में कुछ ऐसा होता है कि मालूम चल जाता है। तो उन्होंने हमको बड़ा घूर के देखा वहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि उसमें आगे फिर ये था कि जब डिबेट हुई, वो बेचारे कुछ, देखिए ऑफिस में बैठ करके लोगों को हड़काना तो बहुत आसान है नॉर्थ ब्लॉक में, लेकिन किसी के सामने वो हड़का सकते नहीं है। तो वहाँ जाके जो उन्होंने बातें बोली हैं, उसमें कमिश्नर्स जो हैं उनके खिलाफ हो गए। तो उन्होंने उन्होंने दो बातें बोली। उन्होंने एक बात बड़ी बोली कि गृह मंत्रालय के पास में सुभाष बोस से जुड़े हुए कुछ 70,000 के आसपास पन्ने हैं, और उसमें से कुछ रिकॉर्ड, इन पन्नों कुछ रिकॉर्ड इतने खतरनाक हैं कि अगर उनको निकाला जाए तो पूरे देश में दंगे की, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, खासकर बंगाल के अंदर। तो वो बात सुन करके कमिश्नर सब भड़क गए कि क्या मतलब है, क्या तुम बातें कर रहे हो, एंड दे वर नॉट एबल टू गिव क्लियर आंसर्स कि क्यों आप फायदे छुपा रहे हो सुभाष बोस की, क्यों ये जो रिकॉर्ड मांग रहे हैं क्यों नहीं देते। तो कमीशन ने ऑर्डर दिया कि जो इन लोगों ने, हमने 202 रिकॉर्ड मांगे थे, उन्होंने कहा कि ये 202 रिकॉर्ड इनको दिए जाएँ, और ये जो आप 70,000 पन्नों की आप बात कर रहे हो, ये सारा का सारा उठा करके नेशनल आर्काइव में डालो। और ये आज के ज़माने में ये चला गया पुराना ज़माना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, और ये सुभाष बोस पे चीज़ छुपाने का कोई मतलब नहीं है। तो जब ये, उसके बाद में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग होती है इस टॉपिक के ऊपर, और उन्होंने पार्शल डिस्क्लोजर उन्होंने करा। तो 202 में से कोई 91 रिकॉर्ड हमको दिए गए, अच्छी रिपोर्ट है, उसमें IB की रिपोर्ट्स हैं, फलाना ढमकाना काफ़ी कुछ है। और 70,000 में से कोई आप लगा लीजिए कोई 15-16 हज़ार पन्ने होंगे, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन कुछ हज़ार पन्नों को रिकॉर्ड को उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मनमोहन सिंह सरकार ने 2010 में डिसाइड किया कि इसको हम नेशनल आर्काइव भेज देंगे। उसको उन्होंने चुपचाप से नेशनल आर्काइव में भेज दिया, मतलब कोई तमाशा नहीं किया उस पर, कोई मीडिया, कोई किसी को नहीं मालूम चला। अब वो वहाँ 2012 में नेशनल आर्काइव पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में ना, फिर वहाँ आपको पता है कि बहुत सा कैटलॉगिंग होती है, प्रिजर्वेशन, पूरा प्रोसेस चलती है वहाँ पे, ब्यूरोक्रेटिक पूरा उसमें बहुत कुछ होता है। तो वो करते 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 साल 2014 के आखिर में आकर के वो रिकॉर्ड जो थे वो पब्लिक हो गए, इन द सेंस कि कोई भी आके देख सकता है। अब क्योंकि हमारा ही केस था, हम ही उसके पीछे पड़े थे, तो मैं वहाँ चला गया नेशनल आर्काइव में देखने के लिए। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये वहाँ निकल के आती है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हुआ, ये विदेश में भी हुआ है, अमेरिका में हो चुका है, कि जब आप एक बहुत सारे कागज़ को एक झटके में निकालते हो, तो कई बार गलती से आपसे ऐसा माल निकल जाता है जो आपको निकालना नहीं चाहिए। तो आदमी तो, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है कहते हैं। तो किसी का भगवान भला करे होम मिनिस्ट्री वालों का, कि गलती से इनसे कुछ ऐसी फाइलें निकल गई जिनकी फ़ोटो कापी जिनको नहीं निकालनी चाहिए थी। और मैं वहाँ जब गया देखने के लिए, तो मेरे हाथ पड़ गई फाइलें वो। तो मैंने फटाफट उनके हाथ पे जोड़ के फटाफट उसकी फ़ोटो कापी ली। पहले मैंने कहा यहाँ से हटाएं से पहले फ़ोटो कापी लो, और ले करके मैंने चंद्रचूड़ को फ़ोन किया कि ये तो देख वाटरगेट स्कैंडल है। तो वहाँ पे मुझे वो दिखाई दिया कि सुभाष बोस के ऊपर, उनके जो परिवार के ऊपर जासूसी चल रही थी इंडिपेंडेंस के बाद में। वो जो चीज़ जो हमने निकाली, तो अब जो हमने बात की थी ना कि मीडिया में इंटरेस्ट लोगों में बड़ा कम था, अटेंशन नहीं था, पुराना इशू था करके, लेकिन जहाँ बात आई आ जाती है कि आप जासूसी कर रहे हो, और वाटरगेट स्कैंडल से जोड़ दिया, जो सबको पता है कि खासकर मीडिया में सबको मालूम है कि वाटरगेट स्कैंडल का मतलब क्या है, कि वो जासूसी का स्कैंडल अमेरिका में हुआ था, लेकिन वो फेल हो गया था। और यहाँ पे ये हरकतें ये लोग, हम लोग इतनी काबिलियत से कर रहे थे, तो वो इशू पकड़ लिया, और वो इंडिया टुडे में कवर स्टोरी आई, और वो कवर स्टोरी आने के बाद बवाल मच गया पूरे देश में। और उसके बाद हम लोग सारे चैनल में मतलब 2015 से पहले आप समझ लीजिए कि मेरे को तो मेरे पड़ोसी मुझे पागल बोलते थे, रिश्तेदार पागल बोलते थे कि पड़ोसी पागल आदमी पता नहीं क्या सुबह शाम करता रहता है। लेकिन 15 के बाद से थोड़ी हमारे को इज्जत मिलनी शुरू होगी कि लोग लेक्चर बुलाते हैं, यहाँ प्लांट ढमकाना बातें होती हैं करके। लेकिन ये हुआ, और उससे बवाल मचा, करते करते फिर वो खबर बढ़ती चली गई। और वो इस टाइम तक हमने एक काम और हमने अच्छा कर लिया था कि हमने नेताजी के परिवार के लोगों से मिल करके एक मुहिम चला दी थी कि फाइलें डिक्लासिफाई होनी चाहिए। तो वो साइड में हमारा प्रोग्राम चल रहा था, बिकॉज एक परिवार को लेकर के जनता में बहुत कन्फ्यूजन था, अभी भी है। वो कन्फ्यूजन पहले ज़्यादा था कि लोग ये समझते थे कि नेताजी के परिवार के 1-2 व्यक्ति थे जो बहुत मशहूर थे, जैसे आपने नाम सुना होगा डॉक्टर शिशिर कुमार बोस, कि शिशिर कुमार बोस वो गाड़ी चला के सुभाष बोस को लेकर गए थे, जैसे कि नेताजी की लाइफ में उसके अलावा कोई बड़ी घटना घटी, वैसे उसको प्रोजेक्ट करते हैं। ये लोग नहीं बताते कि वो आदमी कांग्रेस पार्टी का आदमी था। तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि वो जो नेताजी के परिवार का जो धड़ा कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, उसको तो पब्लिसिटी मिलती थी,
लेकिन असलियत ये है कि नेताजी के कोई भाई बहन, कोई भतीजा भतीजी, भांजा भांजी ने उनकी डेथ पर कभी विश्वास नहीं किया। जो कांग्रेस में घुस गया था ये कांग्रेस पार्टी का लीडर, और उसकी वाइफ जो कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, और उनके जो बच्चे हैं जो कांग्रेस पार्टी से इंडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, वो लोग पब्लिसिटी करते हैं और उनको मीडिया पब्लिसिटी देता है। जैसे उनका शिशिर जी का लड़का है वो शुगौतो बोस, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। हार्वर्ड का नाम सुनते ही यहाँ हिंदुस्तानियों की हवा खिसक जाती है कि अमेरिका में पढ़ाता है तो बड़ा आदमी होगा, अंग्रेजी अच्छी बोलता है। तो उसका ही नाम लेके, हार्वर्ड का नाम लेके, अंग्रेजी का नाम लेके उसने दुनिया को भटका रखा था। तो हमने जाके फैमिली को, लोगों को बोला, मैंने कहा जी तुम्हारी पूरा परिवार खिलाफ में, ये लोगों को भटका रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं। नेताजी के उनके खुद के शिशिर बोस के पिताजी ने कभी नहीं माना, ये कहाँ से पैदा हो गया बात मानने वाला। तो ये ऐसी बातें थी। तो ये हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया था ग्राउंड। तो जैसे ही ये पूरा बवाल मचा, जासूसी कांड जो है पूरे मीडिया में छा गया, और वहाँ पर 2-3 बातें हुई इसके साथ। पहली बात तो ये कि जासूसी सिर्फ नेताजी के परिवार की नहीं हो रही थी, जासूसी पूरे देश में हो रही थी, और वो हर एक ऐसे व्यक्ति की होती जिसका सुभाष बोस से कोई भी लिंक हो। पत्रकारों की जासूसी हुई, बच्चों की जासूसी हो रही थी, जर्नलिस्टों की जासूसी हो रही है, फॉरेनर्स की जासूसी हो रही है। तो हो क्या रहा था कि ये सारे लोगों पे जासूसियाँ कर रहे थे, और वो सभी को समझ में आ गया, और मेन स्ट्रीम मीडिया में कंक्लूजन ये निकाला गया कि ये क्या नाम है, ये इनकी जासूसी नहीं कर रहे। जैसे शिशिर कुमार बोस पे अगर कोई जासूसी कर रहा है और उसकी रिपोर्ट बना करके आर.एन. काव को भेजी जाए, तो आर.एन. काव साहब के पास में करने के लिए 1000 इंपॉर्टेंट काम है। उनकी निगाह में देखा जाए तो शिशिर कुमार बोस की कोई औकात नहीं है, तो उसकी रिपोर्ट उसे क्यों भेज रहे हैं। तो वो समझ में आ गया, और खुल्लम खुल्ला लोगों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब यही है कि इनको मालूम है कि वो असली आदमी मरा नहीं है, वो जीवित है, और वो खबर इकट्ठा करने के लिए बाकियों पर टैप कर रहे हैं लोगों को। तो ये लेकर के सारे देश में बवाल मचा, डिस्कशन हुई। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने भी कुछ 65 इंटेलिजेंस की फाइल निकाली, उन्होंने कंफर्म किया इसको कि ये खबर देख के लग रहा है कि वो जीवित है, क्योंकि ये लोग स्पाइंग कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, परिवार के ऊपर। परिवार के एक व्यक्ति ने बताया कि 84 तक उनके पिताजी के फ़ोन टैप हुए, नेताजी के छोटे भाई के, उनको ये शक था। तो ये मतलब जासूसी होती रही, पूरे देश में हो रही थी, बॉम्बे में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, सॉरी बॉम्बे में, कलकत्ता में, ये तो हमें एविडेंस मिल रहा है हमारे को, और जगह पे भी है। मद्रास का नाम आ रहा है, उस ज़माने मद्रास बोलते थे चेन्नई को। तो ये सारे हो रही है। तो ये सारा जब ये निकला तो बवाल मच गया। उसी प्रकरण के अंदर हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले, और हमने वहाँ पे मिल करके उनसे हमने विनती करी कि आप अपनी फाइलें रिलीज़ कीजिए। हम उन तक पहले पहुँच चुके थे, लेकिन ये पूरी घटनाक्रम पब्लिक मीडिया में आया था, और उनसे मिलकर हमने विनती करी कि आप सोवियत रशियन गवर्नमेंट से बातचीत करें और आप बात करें। तो मोदी जी ने बोला कि मैं क्या नाम है, पुतिन साहब से मिल रहा हूँ, मैं उनसे बातचीत करूँगा। तो ये हमने बातें की, ये क्या। तो उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है वो ये हुआ है कि हमें नहीं पता प्रधानमंत्री की रशिया से बात हुई कि नहीं, कोई पब्लिक में खबर नहीं आई है। एक खबर आई थी कि सुषमा जी ने बातचीत की थी, लेकिन उसकी डिटेल्स पब्लिक में नहीं आई है। जो कंक्लूजन उन्होंने दिया है कि रशियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो आपको मैंने बताया कि जो पुरानी कहानी वो वॉलनबर्ग वाली, वही वाली कहानी वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर गाना है हिंदी में कि तुमसे बुलाया ना गया, हमसे आया ना गया। ये पूछना नहीं चाहते, वो बताना नहीं चाहते। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट ने भी प्रेशर नहीं लगाया वहाँ पर। तो मोदी जी ने बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं बात नहीं की, क्योंकि पब्लिक में इन्फॉर्मेशन बात की होगी, लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि पब्लिक में कोई इन्फॉर्मेशन उस बारे में नहीं आई है। उसके बाद मोदी सरकार ने रिकॉर्ड अपने 302 फाइलें पब्लिक की हैं उस बात को 2016 में, जो इसी का रिजल्ट था। और उसके बाद में जब अब फाइलें बाहर आई, तो एक इनडायरेक्टली जो हम लोग नेताजी की बात नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ एंड टाइम की, एक समझने के लिए कि वो व्यक्ति कितना महान था या उसका क्या इम्पैक्ट भारत में हुआ है, वो ये है समझने का एक तरीका ये भी है कि कई लोगों का नाम आजकल मीडिया में और लोग डिस्कशन में लेते हैं, क्योंकि शायद उसको लेने में पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, ठीक है, कोई बोलने का फ़ायदा या कोई कारण बन जाता है अच्छा या वटेवर। लेकिन जब हम नेशनल आर्काइव में जाते हैं तो उन व्यक्ति के बारे में कोई वहाँ रिकॉर्ड नहीं मिलता, कोई फाइल नहीं मिलती, क्योंकि अंग्रेज़ों के हिसाब से उनकी इंपॉर्टेंस इतनी थी कि उनके बारे में साल में कोई एक फ़ाइल आ रही है गृह मंत्रालय की, तो दिसंबर के महीने में किसी डिस्पैच में पैराग्राफ नंबर 8 में उनका नाम लिखा हुआ है। सुभाष बोस वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में 1997 में भारत सरकार ने मजबूरी में और क्विकली 990 फाइलें पब्लिक करी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, जो फाइलें 1942 से लेकर के 1946 तक की थी। बाकी की भी हैं लेकिन वो रिलीज़ नहीं करी है रक्षा मंत्रालय ने। तो ये अंग्रेजों के ज़माने की ज़्यादा फाइल थी, तो 990 फाइलें तब निकली। मनमोहन सरकार ने हमारे प्रेशर मारने की वजह से वो जो कुछ 1000 पन्ने निकाले, जो ऑलमोस्ट 1000+ फाइल्स हैं, वो रिलीज़ करी। मोदी जी ने रिलीज़ करी हैं 302 फाइलें, और उसके अलावा आपकी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने 65 फाइल रिलीज़ करी हैं, ठीक है। उसके अलावा नेताजी की अगर आप डेथ की बात करेंगे तो जुड़ी हुई फाइलें आपकी इंग्लैंड के अंदर हैं, लंदन से मैंने खुद 1-2 निकाली हैं।
उसके अलावा अमेरिका में हमें पूरा अमेरिकन आर्मी का डॉजियर हमारे हाथ में लग गया, ठीक है। उसके अलावा ताइवान से रिकॉर्ड हमने यूज़ किया कि वहाँ प्लेन क्रश हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम अप्रोच ही नहीं करना चाहती वहाँ पे, तो वहाँ से हमने निकाल लिया। ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे को एक डॉजियर हाथ में लगा इंटेलिजेंस के इंटरसेप्ट का। तो जहाँ पे आप औरों से कंपेयर करेंगे, इनका इतना ज़्यादा फुटप्रिंट है सुभाष बोस का कि उनके बारे में इतनी सारी फाइलें तो अभी हमको मिल गई है। उसके अलावा वो बहुत जर्मनी का मैं नाम नहीं लिया, वहाँ बहुत फाइलें पड़ी हुई हैं, क्योंकि नेताजी एग्जाइल में रहे हैं 10 साल तक यूरोप में, तो वहाँ भी फाइलें होंगी। तो इतना उनका इम्प्रिंट है। तो ये सारी फाइलें ले के सारा लेके इसका मतलब मैंने निचोड़ बना करके जो हमारी नई किताब जो आई है बोस रिसेप्शन, उसमें ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि ये सरकारी की जो पूरी कहानी है प्लेन क्रैश की वो ठीक नहीं है। भारत सरकार का व्यू इस पर बहुत नेगेटिव है, वो इंक्वायरी नहीं होना देना चाहते और जब उनसे इंक्वायरी करवाते हैं तो ढंग से नहीं करते। जैसे छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको पहले सेकंड में कहा था कि अंग्रेज इस लॉजिक पे इस कंक्लूजन में पहुँच गए थे कि पूरी कहानी आई विटनेस अकाउंट पे बेस्ड है और आई विटनेस में बहुत कंट्रडिक्शंस आ रहा है। वो कंफर्म करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ताइवान में जाओ, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करो और वहाँ जाकर के आप खासकर वहाँ के हॉस्पिटल के और क्रिमेशन के रिकॉर्ड चेक करो, जो खुद हबीबुर रहमान या जापनी सब कह रहे हैं कि वहाँ पे मरे थे और डॉक्टर ने सर्टिफिकेट साइन किया था वटेवर, और सरकार ने भी इस बात को बाद में बोला। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें जो बड़े डिस्टर्बिंग हमें ट्रेंड उसमें पूरा दिखाई दिया, ये पूरी कहानी अब घूम फिर के आती है ताइवान पे इंक्वायरी करने की और ताइवान में खासकर डेथ रिकॉर्ड ढूंढने की। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 46 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली थी या बन चुकी थी, हरिन शाह नाम का आदमी, जिसका आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली कांग्रेस पार्टी से लिंक था, पत्रकार भी था, वो ताइवान जाता है और ताइवान में जाकर के बड़ा अजीब पत्रकार है, क्योंकि वो रिपोर्ट फाइल नहीं करता, वो रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है। तो अगर आप कहीं इंक्वायरी कर रहे हो और उसकी रिपोर्ट सरकार को दे रहे हो तो कौन से पत्रकार हो? तो उसको मुझे बड़ी अजीब सी बात होती है कि मैं जब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड चेक करता हूँ या मैं कई पढ़े लिखे लोगों को सुनता हूँ, कई लोगों ने उनका नाम दिया, मैं किसी का देखा था, किसी ने कमेंट्री लिखी थी, तो वो कहते हैं कि हरिन शाह जर्नलिस्ट है। जर्नलिस्ट तो है, लेकिन पत्रकार तो स्टोरी फाइल करेगा अपने अखबार के अंदर, वो कहीं डालेगा ना। जो रिपोर्ट हमारे, अगर वो रिपोर्ट दे रहा है भारत के एम्बेसडर को और बाद में उसको नौकरी मिल रही है गवर्नमेंट के अंदर प्रेस अटैशी की, तो कौन सा पत्रकार हो भैया? आप बच्चा समझ रखा आप लोगों ने हमको। तो हरिन शाह ने रिपोर्ट दी, वो आया, फिर भारत वापस आया, वो हबीबुर रहमान से मिला, उसमें एक अलग अलग कहानियाँ हैं और लोगों से मिला, और कहा जाता है कि उसके कहने पर सरदार पटेल ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया था। बाद में जब, लेकिन आप उसको इग्नोर भी कर दो, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड वहाँ से लेकर आया था वो रिकॉर्ड सुभाष बोस के नाम पे नहीं थे। तो बेसिकली हरिन शाह की इंक्वायरी ने कंफर्म कर दिया कि ये कहानी प्रूव नहीं हो रही है। क्योंकि इस कहानी को देखने का तरीका ये है कि आप ये कहते हैं कि जस्टिस मुखर्जी से पहले होता था कि एक नेताजी का, जैसे आपने बात की, जैसे लोग बोलते हैं कि सुभाष बोस का प्लेन क्रश में डेथ होगी ताइवान में 18 अगस्त को, तो कहानी पूरी ये नहीं है। कहानी ये है कि सुभाष चंद्र बोस 17 अगस्त की शाम को एक जहाज़ में बैठते हैं, जो जहाज़ एक लेफ्टिनेंट जनरल शिडेई को लेके जा रहा है, वो बहुत सीनियर जनरल जापान का। ये जहाज़ अगले दिन क्रैश होता है। क्रैश होने के बाद सुभाष बोस इंजर्ड हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है, लेकिन मर जाते हैं। मरने के बाद उनको क्रिमेट कर दिया जाता है और क्रिमेशन के बाद उनकी अस्थियों को जापान भेजा जाता है। तो ये कहानी ये है, इस कहानी के क्लियर 5-6 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तब उसमें जैसे फॉर एग्जांपल बहुत रिसेंटली हमको मालूम चला, अगर आप बोलोगे मैं उसको डिटेल कर दूंगा, कि जनरल शिडेई वहाँ मरा ही नहीं, वो जापानी में मरा कहीं और, इन्होंने स्टोरी में दिखाया कहीं और। तो उसकी कहानी पूरी एक्सपोज हो चुकी है। मैंने आप ही के पांजन्य में आपके ऑर्गेनाइजेशन में आर्टिकल मिल जाएंगे कि जनरल शिडेई मरे कहीं और थे, वो सुभाष बोस के साथ में थे नहीं, वो नकली, वो कहानी कहीं उन्होंने उस कवर स्टोरी को जो बनाई है उसमें उसको डाल दिया। तो शिडेई साहब थे नहीं सुभाष बोस के साथ में। फैक्ट्स के साथ ये चीज़ें साबित हो चुकी हैं। हाँ, हो चुकी हैं। ये तो हमने निकाला, ये मुखर्जी को नहीं मालूम था। ये हमें किसी स्टूडेंट बच्चे ने हमको चाइनीज़ वेबसाइट पढ़ के बताया कि वहाँ तो वो लिखा कि चाइनीज़ ने उसको मार दिया कहीं और, उसका जहाज़ गिरा दिया, सुभाष बोस वहाँ पे थे नहीं वहाँ पे। तो एक अलग कहानी है कि शिडेई का डेथ बिल्कुल प्रूवन नहीं है, वो तो कहीं और जाके मारा। दूसरा ये कि अगर आप इसको इग्नोर भी कर दो तो 1951 तक आते आते हमने किताब में नोटिंग दे रखी है, मतलब उसकी फोटो कॉपी लगा दी, जो भारत का फॉरेन सेक्रेटरी लिख रहा है पंडित जी को, कि वहाँ से जो डेथ के रिकॉर्ड जो दिखाई दे रहे हैं उसमें मेजर प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम है इसके अंदर केस में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 51 से मालूम है कि ताइवान से सुभाष बोस की डेथ प्रूव नहीं हो रही है। वो दिन है और आज का दिन है, भारत सरकार को ताइवान से एलर्जी है। ये नेताजी की डेथ की इंक्वायरी ताइवान में नहीं होने देना चाहते, इसलिए शाहनवाज कमेटी को वहाँ जाने नहीं दिया, खोसला को भी नहीं जाने दे रहे थे वहाँ पे, ठीक है। जब लेकिन हाँ, शाहनवाज को नहीं जाने दिया,
शाहनवाज ने भी जो भी आदमी इस पे इंक्वायरी करेगा वो घूम फिर के ताइवान में जाएगा, क्योंकि तो जो अब जहाँ हुई है घटना वहाँ तो वहीं जाना ही जाओगे पड़ेगा ना। हाँ, तो ये वहाँ जाने को मना करते हैं। इन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे पंडित जी कहानियाँ फ्लोट कर रहे हैं कि लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, वहाँ के लोग खराब हैं। कुछ भी नहीं, ऐसी बदनाम कर रहे हो बेचारों को, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के लोग। आप लोग दिल में चोर है, दूसरों को गाली क्यों दे रहे हो तुम लोग बैठ करके। तो इन्होंने ये सारे, और ये सब रिकॉर्ड पर आ गया। जो मेरी भाषा इतनी कड़क हो रही है, मैं सब रिकॉर्ड सब निकाल के दिखा दूंगा उनको कि सब रिकॉर्ड है, किताब में लगा रखी फोटो कॉपी, किताब पढ़िए। तो उसमें इन्होंने कहा जी न जॉब खराब होगा, लेकिन वो किसी भी आदमी को समझ में आ रहा है कि वहाँ जाना। तो शाहनवाज ने कहा जी पता लगाओ, अगर आप हम नहीं जा सकते किसी और से पूछवाओ। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जापानी गवर्नमेंट की एम्बेसी है, वहाँ पे अंग्रेज़ों की वहाँ पे डिप्लोमेटिक है, वहाँ पे आदमी बैठा है, उनसे पूछते हैं। तो जापानी भी तो खुद इसमें पार्टी थे, तो वो चुप हो गए, वो उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया उन्होंने। लेकिन ये जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने इंक्वायरी करवाई वहाँ पे 56 में, और इंक्वायरी की रिपोर्ट भारत सरकार को 1956 में मिल गई, शाहनवाज कमेटी रिपोर्ट मिलने के 2-4 दिन बाद देने के बाद में। और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का लबो लबाब ये है कि वो डेथ प्रूव नहीं हो रही है वहाँ पे, ठीक है। वो दिन है और आज का दिन है, भारत सरकार ने उस रिपोर्ट का नाम तक नहीं लिया। लेकिन ये फंसे कैसे इनका मतलब पिन पॉइंट, अगर ये केस सुभाष बोस का ना होगा तो ये कोर्ट में मारे जाएंगे सारे के सारे। प्रॉब्लम ये हो रही है कि क्योंकि वो इंक्वायरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाई थी, वो रिकॉर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी पड़े हुए हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साल 2000 के आसपास में वो फाइलें अपने नेशनल आर्काइव में डाल दी, और वो नेशनल आर्काइव से फाइलें हमको मिल गई। और फाइल में उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि भारत सरकार ने हमको बोला तो हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, और इस इंक्वायरी की हमने 5 रिपोर्टें भारत सरकार को दिल्ली में जाके दी हैं। तो तुम्हारे को 5 इंक्वायरी की रिपोर्ट मिल चुकी हैं ताइवान से 1956 में, और आपको मालूम है कि वो ये इस्टेब्लिश कर रहा है कि डेथ प्रूव नहीं हो रही है। आपने वो दिन है और आज का दिन है, कभी उसका नाम तक नहीं लिया। ऐसे मल्टीपल आपको रीज़न दिखाई देंगे कि भारत सरकार कैसे पहले दिन से ताइवान में इंक्वायरी नहीं चाहता था, अड़ंगी फंसा रहे थे लोग, ओपन एंड शट केस हैं उसके ऊपर। फिर करते करते साहब ये वो आया अपना खोसला कमीशन, तब इन्होंने कहा जी हम नहीं जान देंगे। तब उस ज़माने में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, खासकर अटल बिहारी वाजपेयी पीछे पड़ गए सरकार का कि भाई उसको भेजो। अब वो क्योंकि वो आदमी, क्योंकि उसका लिंक कांग्रेस पार्टी के साथ में था, उसने एक चाल निकाली, इसको उन्होंने सीक्रेट चिट्ठी लिखी कि तू वहाँ जाएगा सही, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट से बात नहीं करेगा। मैं अगर कोई इंक्वायरी करने आ रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं आज से 25 साल पहले के मुझे पता लगाना है कि आपके यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ था नहीं होता, मैं जब तक आपकी लोकल पुलिस, लोकल गवर्नमेंट से बातचीत नहीं करूँगा, मुझे कैसे मालूम चलेगा। तो वो ख़राब करके आ गया। लोगों ने बड़ी लड़ाई करी पार्लियामेंट में कि आप तो क्या कर रहे हैं आप करके। प्रॉब्लम ये होती है कि जब मुखर्जी आयोग बनता है 1999 के अंदर, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने मुखर्जी को जान से मना कर दी कि आप नहीं जाओगे वहाँ पे। इनफैक्ट मैं मुखर्जी से, क्योंकि जस्टिस कमीशन को मैं फॉलो कर रहा था एज ए पत्रकार, मैं कमीशन के किसी आयोग के लोगों से मिला, तो उनको मैंने बताया कि हाँ दिल्ली में वसंत विहार में ताइवान का ट्रेड मिशन बैठा हुआ है, और वो एम्बेसी है, नाम उसका मिशन है, लेकिन वो पूरी एम्बेसी है, सबको पता है क्या है वो। तो उन्होंने कहा जी ये तो इतने घाघ हैं यहाँ के लोग, इन्होंने बताया तक नहीं हमको कि दिल्ली में वसंत विहार में ताइवान का ट्रेड मिशन बैठा हुआ है, और ये हमको जाने नहीं दे रहे वहाँ पे। तब मैंने उस टाइम पे मैंने अपने एक चिट्ठी लिखी, ईमेल आ गया था, तो मैंने ताइवान गवर्नमेंट के राष्ट्रपति जो थे उनके चेंचू बियान को, उनको मैंने विनती की भारतीयों के बिहाफ पे कि आप अपने, ये ऐसा मुद्दा है, हमारे देश के इतने बड़े नायक हैं, महानायक हैं, आप हमें बताइए हुआ क्या था। तो वो मुझे वहाँ से उन्होंने राष्ट्रपति के ऑफिस ने चिट्ठी, मेरा ईमेल फॉरवर्ड कर दिया वहाँ के जो कंसर्न मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट और इन्फॉर्मेशन थे। उन्होंने मुझे ईमेल भेज के बोला कि मैंने रिकॉर्ड चेक कर ली, यहाँ पे जो पुराने जापानीज़ रिकॉर्ड थे, यहाँ पे उस पूरे महीने में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ, सिर्फ एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें अमेरिकन POWs मरे थे। तो वो उन्होंने जब मैंने वो ईमेल फॉरवर्ड कर दी मुखर्जी कमीशन को, मैंने कहा सर देखो ये तो ये बोल रहे हैं प्लेन क्रैश नहीं हुआ कुछ करके। मुखर्जी कमीशन ने जब कर दी, तो उससे मुखर्जी कमीशन ने कंफर्म करने के लिए ताइवान गवर्नमेंट को लिखा, उन्होंने उनको आंसर दिया, तो कमीशन का इनका आपस में डायरेक्ट संबंध स्टैब्लिश हो गया, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मुखर्जी कमीशन ने जब भारत सरकार को बताया कि ताइवान गवर्नमेंट ने ये बोला है, तो ये सुन के ये लोग भड़क गए, कहते आप मत पड़ो बीच में, हम लोग खुद करेंगे। तो उसको रोक दिया और खुद 6 महीने से साइलेंट हो गए, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। मुखर्जी साहब तंग पड़ गए इस बात को लेकर के, उन्होंने फिर अपनी स्टार्ट कर दी बात। उन्होंने करते ये जाने नहीं देते, बड़ी मुश्किल से 2005 में जस्टिस मुखर्जी को ताइवान उन्होंने लड़ झगड़ के पहुँच गए वो लोग। और वहाँ पे आपको मैं बात बताऊँ कितना गलत बात हुई है देश में। सारी कहानी घूम फिर के आती है कि हमको डेथ के रिकॉर्ड चाहिए, हमें चेक करना है कि ये आदमी हमारा है कि नहीं मारा, ठीक है। तो जस्टिस मुखर्जी ने बाय दिस टाइम उन्होंने पिन पॉइंट किया कि मुझे कमीशन का रजिस्टर चाहिए उस टाइम का। तो भारत सरकार के, क्योंकि वहाँ हमारा वहाँ पे एक है, ये गोखले साहब जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने थे, आजकल भी हैं किसी बड़े पोस्ट में, गोखले साहब जो थे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने, वो उस टाइम पे ताइवान में हमारे इंडिया ताइपाई सेंटर के हेड थे। चिट्ठी, अब मैं क्या बोलूँ, तो गोखले साहब खुद एक्सप्लेन करें क्या लिखा उसमें, मेरे को तो अंग्रेजी में यही समझ में आ रहा है। तो इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर दिल्ली को चिट्ठी भेजी इन्होंने, जो हमारे ताइवान ने, हमारा भारत साथ की, जो आप कह सकते हैं कि नाम नहीं है लेकिन एम्बेसी है पूरी हमारी, वो उन्होंने बोला कि हमने क्रॉस चेक कर लिया ताइवान गवर्नमेंट से, ये कमीशन रजिस्टर यहाँ पे नहीं है।
साफ मना किया, पूरा ब्लैक एंड वाइट में मैं पूरी फोटो कॉपी लेटर की लगा रखी है इसके अंदर कि मुखर्जी कमीशन ने ये रिकॉर्ड मांगे, तो स्पेसिफिकली मेंशन है कि कमीशन रजिस्टर भी उसमें नहीं है। तो ये लास्ट मिनट तक कमीशन को ये लोग इन्होंने अंधेरे में रखा। जब मुखर्जी कमीशन वहाँ जाती है और वहाँ जाके ताइवान की गवर्नमेंट से बात करती है, 15 दिन के अंदर वही कमीशन रजिस्टर उनको मिल जाता है और वो भारत में भेजा जाता है। जस्टिस मुखर्जी रजिस्टर को चेक करते हैं और ना उसमें सुभाष बोस की डेथ है, ना उसमें शेडई की डेथ है, और ना किसी और ऐसे आदमी की डेथ है जो उस प्लेन क्रैश में मरा था। तो वो कमीशन का रजिस्टर जो है अपने आप में बहुत बड़ा प्रूफ बन गया, एविडेंस है कि पूरी कहानी ये नकली है। तो जस्टिस मुखर्जी ने ये प्रूव कर दिया कि आपने कहा प्लेन क्रैश हुआ था, तो प्लेन क्रैश की कोई एविडेंस तो है नहीं, आई विटनेस अकाउंट है वो कंट्राडिक्टरी है, वो गवर्नमेंट खुद मान रही है। गवर्नमेंट के वकील ने खुद बोला कमीशन के सामने कि वो एविडेंस जो है वो एडअप नहीं कर रहा। और उसके साथ सुभाष बोस के हॉस्पिटल लाने के, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के और कमीशन का कोई प्रूफ नहीं है। ये पूरी कहानी वहाँ पे कोलैप्स कर गई। क्या हॉस्पिटल में गए, आप झूठ बोल रहे हैं। फिर डॉक्टर ने जो है झूठी बातें बोली, वो जिंदा था, उसने नकली सर्टिफिकेट इशू किया 88 के अंदर सुभाष बोस का। किसी कांग्रेस के बंदे ने उसको जाके बोला तो उसने सर्टिफिकेट नकली बना दी, सुभाष बोस मर गए। तो ये उसने 50 चीज़ें मुखर्जी ने पकड़ ली। ये तो कहानी का बेसिकली जो पकड़ा गया वो ताइवान में पकड़ा गया, वो पकड़ा गया कमीशन पे और डॉक्टरी जांच के ऊपर कि आप प्लेन क्रैश को तो आपने छुपा दिया, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे छुपाओगे आप लोग। तो ये कहानी निकल करके ये सारी निकली और ये सारे हमने डाले। उसी दौरान में जब मैंने ये पूरे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी, तो उसमें ये कहानी होती थी कि हम लोग सुनते थे कि नेताजी कोई साधु महात्मा बन गए। देखिए, मैं दिल्ली का पैदा, मेरा आपको पता है मेरी भाषा जितनी ख़राब भाषा ये दिल्ली वालों की होती है कि ना हिंदी है बोलनी आती है, ना अंग्रेजी बोलनी आती है। हम लोग हिंदी, उर्दू, फारसी और सब मिक्स करके इस तरह की घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिल्ली का हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह ये हुआ था कि मेरा माइंड इस पर बिल्कुल क्लोज था इसके ऊपर लेकर के। मेरा बिल्कुल कोई मानने को मैं तैयार नहीं हूँ कि सुभाष बोस जैसा व्यक्ति वो भारत में ऐसे साधु बन के रह जाएगा करके। नॉलेज भी नहीं थी मुझे, आई हैड अ क्लोज माइंड। सो मच सो दैट पहली बार जब हम लोग जर्नलिस्टिक इंक्वायरी कर रहे थे, किसी ने मुझे इंडिकेट किया कि कुछ लोग यहाँ फैज़ाबाद से आए हुए हैं, वो अयोध्या से, वो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनको मैंने गाली दे के भगा दिया। मैंने कहा तुम क्या पागलपंती की बात है, सुभाष बोस कहाँ से आ जाएगा फैज़ाबाद के अंदर। सो आई हैड अ कंप्लीट क्लोज माइंड एट दैट टाइम। अब हुआ ये कि मैं नॉर्मल एक घर से आता हूँ, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बैकग्राउंड है मेरा। तो हमने जब ये इंक्वायरी की हिंदुस्तान टाइम्स के बिहाफ पे, तो उस टाइम पे क्या नाम है, मुखर्जी कमीशन ने हमको सम्मन किया। अब बचपन में छोटे तो हम पढ़ते थे कि नेताजी के डेथ पे कमीशन बना है, गांधी जी के डेथ पे कमीशन बना है, उस पर इंक्वायरी में एक गवाह ने ये बोला। तो सडनली मेरे को लगा भाई देखो हमें इंपॉर्टेंस मिल रही है कि कल को कोई किताब लिखेगा फ्यूचर में, तो बोलेगा कि साहब आप नेताजी की डेथ की इंक्वायरी, तो इसमें ये भी अनुज हर भी गवाह था करके। गवाही कुछ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन एक नाम आपको लगता है कि आपका हिस्ट्री में फुटनोट आपका बन जाएगा। तो मैं वहाँ गया गवाही देने के लिए। जब गवाही देने के लिए वहाँ गया तो फिर वहाँ पे मुझे वहाँ देखा तो प्रणब मुखर्जी बैठे हुए थे। तो उस कमीशन की जो गवाही हुई है उसमें मैं गवाह नंबर 50 था, प्रणब बाबू गवाह नंबर 48 और गवाह नंबर 51 हमारे कुंवर नटवर सिंह जी। अच्छा। तो ये मेरे सबके सामने का देखा हुआ है। तो वहाँ पे जाके मीडिया को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये दिल्ली के विज्ञान भवन की बात है। कोई मीडिया का ना, बस 2-4 लोग थे। एक नेताजी की बिकॉज से भतीजी बैठी थी, एक उनका भतीजा था, प्रदीप बोस यहीं थे, हम चले गए। तो और बाकी जो लोग कमीशन से जुड़े थे, किसी को उस केस में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बात कर रहा हूँ 2001-2 के आसपास की। तो उसमें फिर जो प्रणब बाबू जो थे उनकी मैंने पूरी डिपोजिशन, बिकॉज एक कोर्ट बना था पूरा कि जज मुखर्जी बैठे हैं ऊपर, जैसे कोर्ट होता है ना, जज साहब बैठे हैं, उनके साथ में 2 और जज बैठे नीचे, वो एक टाइप कर रहा आदमी, और कटघरा बना रखा है। तो आई वॉज एबल टू सी प्रणब बाबू फ्रॉम 4 पर सामने बैठे। मैं बिल्कुल मैंने पहली बार देखा प्रणब बाबू कितने बड़े देश के इतने बड़े नेता थे करके। तो प्रणब बाबू घबराए हुए थे। अब वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा आदमी है, देश का इतना बड़ा नेता है, पहले विदेश मंत्री रह चुका है प्रणब बाबू, तो बहुत बड़े किसको क्या इसमें इंटरेस्ट है करके चीज़ों। लेकिन प्रणब बाबू घबराए हुए थे, शक्ल उनकी पूरी लाल हो रखी थी, घबराए हुए थे करके। और तो ये ऐसे करते फिर मुझे लगा बाद में इट उससे थोड़ा सा मुझे बाद में लगा, फिर मुझे थोड़ा सा अंदर ये काटना शुरू हो गया कि ये इतना बड़ा आदमी है। क्योंकि उस टाइम तक हमारे को ये लगा था कि प्लेन क्रैश तो नहीं हुआ। फिर एक ही कहानी लोगों को समझ में आती थी कि रशिया में चला गया, और सब लोग बोलते थे भारत के अंदर, मतलब जितने लोगों से मैं मिला हूँ उस जमाने में, वो मुझे लोगों ने डिस्करेज किया, फैमिली में किया, पत्रकारों ने किया कि क्या तुम बेकार गड़े मुर्दे खा रहे हो, सबको पता वो तो रशिया में था, उसको तो पंडित जी ने मरवा दिया। तो लोग खुल्लम खुल्ला पंडित जी को गाली देते थे इस केस के अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी अभी भी देते हैं, जीडी बख्शी साहब, आप उनसे करना पॉडकास्ट, वो भी बोलते सुभाष बोस को उसमें मार दिया गया, और भी लोग हैं। तो ये कहानी जब थी तो लोगों ने कहा आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, सबको पता है। वो तो लोग ऐसे बोलते थे जैसे ये एस्टैब्लिश फैक्ट है कि वो रशिया में थे, उनको मार दिया, और लोग पंडित जी का नाम इसमें घसीटते थे। तो मुझे बड़ा तकलीफ हुआ कि अब ये हो गया कि, और तो मैं फिर आउट ऑफ दैट जब वो कमीशन में गवाही दे दी, अब मैं तो डेस्क जर्नलिस्ट था, मैं कोई रिपोर्टर था नहीं। तो मैंने एक काम किया कि मैंने लोगों से
पूछना शुरू कर दिया। मान लीजिए मैं पत्रकार हूँ, मुझे कोई बंदा मिल गया, ऑफिस का मिल गया, जो होम मिनिस्ट्री को फॉलो करता है, उसको पूछा यार तुम्हारे को आपको कुछ पता है इस केस के बारे में करके, तो उसने मुझे पहले बोला है, मुझे याद है कि मुझसे फ़ोन है, बात कर, मेरा फ़ोन टैप होता है, ठीक है। तो फिर बाद में पूछा लोगों से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम पता लगाते हैं। तो जिसको भी मिलता था, कोई जानने वाला हो, दोस्त हो या दोस्त का दोस्त हो करके, तो धीरे 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 मुझे थोड़े थोड़े इनपुट मिलने शुरू हो गए टू दी एक्सटेंट। जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी से बात की अपने पत्रकार बंधु से, उसने जाकर के नॉर्थ ब्लॉक में किसी सेक्रेटरी से बात करी, उसने उसे कुछ बोला, उसने आगे मुझे बता दिया। तो ये एक चीज़ तो निकलनी शुरू हो गई कि इस केस में कुछ तगड़ा झोल है, इसमें केस में कंट्रोवर्सी है इसके अंदर। वो सब ये कहते हैं कि प्रॉब्लम है इस केस के अंदर, कुछ है इसमें, कुछ है क्या वो बता नहीं रहे थे। करते 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 आज के दिन में मैं इतना, मेरा नाम हो गया है इसको, कम से कम इस केस को लेकर के। अगर मैं चाहूँ तो लंबे लंबे फट्टे मार सकता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, मैंने बड़ा तीर मार दिया, कुछ नहीं है। सिर्फ मैंने तुक्के मारे हैं, मैं अंधेरे में गोलियाँ मार रहा था और अंधेरे में मैंने गलती से निशाना लग गया मेरा। तो करते करते तुक्के मारते मारते एक तुक्का ऐसा लगा कि मेरा किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट होगा जिसका कांटेक्ट गवर्नमेंट के बहुत ऊपर लेवल पे था, ठीक है, समबडी हु है यू नो, जिन्होंने फाइलें वगैरह देखी होंगी करके। तो वो बातचीत हुई और बातचीत का मुझे कन्वे किया गया। और कभी उस पर फिल्म बनी चाहिए अंग्रेजी, अभी एक फिल्म बनी है गुमनामी, जिसमें आधी मेरी ज़िंदगी दिखाई है, लेकिन उसमें मज़ा नहीं है इतना। बंगला फिल्म है, उसको नेशनल अवार्ड मिल गया, हिंदी का वर्जन मिल जाएगा यूट्यूब में, लोग सर्च करेंगे। लेकिन इस पर तो पूरी हॉलीवुड स्टाइल फिल्म बननी चाहिए, बिकॉज कि उसमें उन्होंने मुझे बताया कि ये बातचीत हुई, पूछा उससे, कोई था रिश्तेदार किसी का, बड़े आदमी का, कि अंकल ये आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं मीडिया में सुभाष बोस के बारे में। कुछ भी नहीं है उसमें, तो बकवास है, हमारे पास बहुत मटेरियल पड़ा हुआ है, वी हैव लॉट ऑफ फाइल्स। वो डिसमिस कर दिया कि अखबार में, मीडिया में कुछ नहीं आ रहा, हमारे पास बहुत माल पड़ा हुआ। और बात बड़ी क्या है इसमें है, कहते ये क्या नाम है, पॉलिटिकल डिसीजन है, ये इसमें कंट्रोवर्शियल केस है, इसका इम्पैक्ट होगा। ये बात बोली कि पब्लिक को समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे बात बोली उसकी। और बातें बोली जो मैं नहीं बोल सकता पब्लिकली, खतरनाक बातें। तो करते करते ऐसे बोला कि वो सवाल उसने पॉइंट ब्लैंक पूछा कि अंकल वो क्या मर गए थे सुभाष चंद्र बोस प्लेन क्रैश में? तो वहाँ से फटाक से आंसर है कि तुम, अरे इतना बड़ा फ्रीडम फाइटर, तुम क्यों मारते हो उनको, वो तो रूस निकल गए थे। वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, वी हैव द इन्फॉर्मेशन। ये पॉलिटिकल डिसीजन है, गवर्नमेंट बताएगी हम क्या डिसाइड करें। तो यहाँ तक तो वो जो बातें बोल रहे थे कि वो रूस में है, वो ये बातें कईयों ने बोली थी, बहुत लोगों ने बोली, मतलब किस किस का मैं नाम गिनाऊँ आपको, मतलब अब मेरी कोई बात किसी फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ से हुई, मैं आपको पब्लिक से बताऊंगा नहीं। Exactly. तो ये बहुत लोगों ने कंफर्म किया प्राइवेटली डिस्कशन में, आपको मैंने जॉर्ज साहब का नाम ले लिया, और भी बहुत है कि वो रशिया में थे, ये तो अंधे को दिखाई दे रहा है उसमें, अगर जो थोड़ा सर्च करेगा तो। करते 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 उन्होंने एकदम से ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू कर दी कि मेरा दिमाग घूम गया। वो पहला बोला दैट वी वर इन टच विद हिम अंटिल 1985, कि हम उनसे सन 85 तक उनके कांटेक्ट में थे। ये मुद्दा लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाएगा, और हमारे पास सारे रिकॉर्ड पड़े हैं। ये बोला वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स, वी इवन हैव मिनट्स ऑफ discussion between Prime Minister Indira Gandhi and Subhash Bose. Indira Gandhi became Prime Minister in 66, and you are saying कि you have a minute of discussion of Prime Minister Indira Gandhi with Subhash Chandra Bose, which can only happen after 66. ठीक है, मेरा दिमाग अभी भी सुनता, मेरा क्या बोल रहे हैं, ये क्या बातें आनी शुरू हो गई, वी वर इन टच एंड ऑल दैट, ऐसी से बातें बोली। अभी कुछ ऐसी और बातें बोली कि वो बोल के नींद उड़ जाएगी आपकी, मैं आपको बात बताऊंगा, अभी छोड़ दीजिए। आई लॉस्ट माई माइंड, मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये क्या बोले जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस 85 में। ऑल पूरी ज़िंदगी हम बैठ के सोचते सुभाष बोस मर गए प्लेन क्रैश में, या सुभाष बोस स्टालिन ने मरवा दिया, स्टालिन मरा 53 में। तो पुरानी बातें, अंग्रेजों को दादा परदादा की ज़माने की बातें होगी। सडनली व्हेन यू गिव द डेट ऑफ 85 तो बहुत रिसेंट है, मतलब कंप्यूटर, ये तो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर द कंट्री के, ये तो हमारा टाइम, तो हम भी ऐसे बच्चों में जाके बच्चे होकर देख लेते। ये तो बहुत रिसेंट टाइम है, ये कैसे हो गया? उस टाइम तक तो मुझे ये भी समझ में नहीं था, रिलेशन नहीं थी मुझे, कि मैं कोई नेताजी का भक्त था नहीं बचपन में। तो नॉर्मल जैसे रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग स्कूलों में, या जिस हमें सभी की रिस्पेक्ट है, सभी की। हम अगर आप मुझे प्रेस करोगे तो शायद मैं पंडित जी का भक्त ज़्यादा था, क्योंकि पंडित जी के नाम पे मेरी पहली बायरन ने पंडित जी की कविता लिखी मैंने उनके ऊपर। पंडित जी को हम पसंद करते थे, गांधी जी को, कि हमको स्कूलों में ये पढ़ाते थे, हम लोग को राजघाट के चक्कर लगाए जाते थे, हम लोग शांतिवन में गए, राजघाट गए, मैं सुभाष बोस, तो मैं तो अब जाके 2001 के बाद मैं कलकत्ता गया, हमने तो पंडित जी और गांधी जी का ही सुना हम लोगों ने। इवन हमारे फैमिली में लोग थे जिन्होंने काम किया वहाँ पे उनके पंडित जी के घर में, तो हमें तो बिल्कुल ऐड ही था नहीं। हम ये सोचते थे, मैं वो जो 85 बोला मेरे को वो स्ट्रक करा, मैंने कहा 85 कैसे हो गया, सुभाष बोस, गांधी जी, पंडित जी, तो बहुत पुरानी बातें। मुझे तब तक ये समझ में नहीं आया, मतलब ये मैं फिक्स नहीं कर पाया था।
कि पंडित जी की और गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस एक एज ग्रुप के लोग नहीं थे। वो बाद में मैं जब देखा, मैंने फिर डेट चेक की कि नेताजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है और गांधी जी का क्या है, कि सुभाष चंद्र बोस सरदार पटेल से 22 साल छोटे थे। 22 साल, ठीक है। गांधी जी उनसे 28-29 साल बड़े थे। ये उस जमाने की बातें हैं जब आदमी की शादी 14 साल में हो जाती थी, ठीक है। और पंडित जी उनसे कोई 10 साल, 9 साढ़े 9 साल बड़े थे उनसे। तो सुभाष बोस उनके सेम ब्रैकेट में नहीं थे। मुरारजी भाई जो हमारे प्रधानमंत्री बने 77 में, सुभाष बोस से 1 साल के आसपास बड़े थे। तो एज वाइज इट इज़ मेडिकली, ठीक है, 85 में ही वुड हैव बीन 88, ठीक है। तो इट्स नॉट मेडिकली इम्पॉसिबल। 80-90 साल के अभी बुढ़े बहुत सारे मेरे अभी सोसाइटी में बहुत रहते हैं अभी। तो वो ये इतना है। तो ये मैं ये तो 85 में को स्टक करके देन आई वेंट बैक एंड आई रियलाइज कि हम जब इंक्वायरी कर रहे थे हिंदुस्तान टाइम्स में, तो हमने लोगों को सवाल पूछा था कि सुभाष बोस क्या आपके हिसाब से मरे थे 45 में? तो किसी ने आंसर दिया था कि नहीं, 45 में नहीं मरे, बिकॉज 85 में हमारे पास पे थे वो। तो देन आई वेंट बैक एंड चेक दैट ईमेल एंड आई फाउंड आउट कि सम बनर्जी फेलो हैड रिटन दैट। आई कॉल्ड हिम बैक। तो डॉक्टर नील बनर्जी अभी है वहाँ पे अयोध्या में। तो डॉक्टर साहब ने मुझे, इन्होंने बोला, वो तो मेरे जैसा ही मेरे बराबर का, वो कि मेरे पापा ने मुझे बोला डॉक्टर पेवत बनर्जी। तो वो डॉक्टर साहब उनके पिताजी हो गए। ये भी डॉक्टर है, तीन जनरेशन के डॉक्टर हैं। तो देन आई स्पोक टू डॉक्टर पेवत बनर्जी एंड ही टोल्ड मी दिस इज गुमनामी बाबा एंड माई फैमिली, माई फादर, माई मदर एंड माई सेल्फ, एंड वी यूज्ड टू गो। एंड ही केम अक्रॉस अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। अंग्रेजी में बात कर रहा है, तरीके से बात कर रहा है, पढ़ा लिखा आदमी है। they don't sound like anybody living in a remote part of the country. So पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी बोलने वाले, मतलब बोलना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली कि भारत में चीज़ चलती है। ये है। इससे पता चलता है कि हाँ, कि वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति, बिल्कुल ये है। ये आपके मेरे बोलने से ये समाज चेंज नहीं होगा। परसेप्शन ये चेंज तब होगा जब मंत्री और आपके जो टॉप के लेवल के लोग वो चेंज होंगे, जिनके खुद के बच्चे इंग्लैंड अमेरिका में बैठे हैं सुबह शाम, ठीक है ना। तो ये हमारे से आपके मेरे बोलने से समाज चेंज नहीं होगा। तो ये हो रहा है कि वहाँ मैंने कहा, फिर उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है। मैं वहाँ गया, लोगों से बातचीत। देखिए, झूठ बोलने का मोटिव होता है। आप मुझे कहो कि ये आदमी अपने पैसे कमाने के लिए, जैसे लोग बोलते हैं पॉडकास्ट कर रहा है, पैसे कमा रहा है, किताबें लिख रहा है, पैसे कमाने के लिए कहानियाँ बोल रहा है, ठीक है। देखिए ऐसा है, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ जो किताबें लिखना चाहते हैं करके। अगर आपने किताबें लिखनी है पैसे कमाने के लिए, तो बहुत अच्छा टॉपिक है आतंकवादी, चोर उचक्के डाकू। वीरप्पन की किताब के 50,000 कॉपी बिकी थी अंग्रेजी में 1 महीने में, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग फिगर बाय द वे। वो थरूर की किताब में कहा था वो पूरी ज़िंदगी में 40,000 कॉपी नहीं बेच पाया। तो अगर आपने किताबें पैसे कमाने के लिखनी है तो उसके बहुत सेट टॉपिक्स हैं। एक आदमी किताब उठाएगा हिस्ट्री की, 50 आदमी उठाएंगे चेतन भगत के नावल, इसलिए उनकी फिगर जो है मिलियंस में जाती है। यहाँ तो कोई किताब हिस्ट्री की अगर 5,000 कॉपी बिक जाए तो उसको बेस्ट सेलर बन जाता है, क्योंकि हिस्ट्री में लोग कितने पढ़ते नहीं, तो बहुत निश ऑडियंस है। तो अगर पैसे कमाना हो तो ये नेताजी वगैरह से पैसे नहीं बनने वाले आपके। पैसे कमाने के लिए आप चोर उचक्के वो डाकू की और दाऊद इब्राहिम की किताबें लिखो, दबा के बिकती है, लोग पढ़ते हैं उनको बैठ करके। कि किताब का लोगों को बिजनेस नहीं पता कि किताबें कैसे चलती हैं। मुझे जगमोहन जी ने, जो अपने गवर्नर साहब थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात सिखाई थी। मेरी पहली किताब का उन्होंने डिस्कशन करा था, उन्होंने उसमें वो चेयर थे कि लोग किताबें इसलिए नहीं पढ़ते, किताबें अच्छी बुरी होती हैं। किताब एक स्टेटमेंट मैंने देना है कि मैं तो ऐसा आदमी हूँ। जैसे मैं बहुत जगह लोगों को एग्जाम्पल ही देता हूँ, ये बचकाना है लेकिन देना पड़ता है। मैं जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में जाइए तो एक मिशेल ओबामा की किताब बहुत चलती थी, जो बराक, आपको पता होगा। हाँ, बिल्कुल। और बराक ओबामा की जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फर्स्ट लेडी की बुक करके, तो कोई ले रहा था उसको, मैंने पूछा एक आदमी से, मैंने कहा कि ये बता मेरे को कि सिनसिनाटी में और कनेक्टिकट में क्या फ़र्क है। तो उसको पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि तुझे ये पता नहीं कि कनेक्टिकट नाम का शहर अमेरिका में है, सिनसिनाटी नाम का शहर है। मैंने कहा मैं अमेरिका में 50 में से 20 स्टेट देकर आ चुका हूँ, मेरे को तो पैसा भी देगा तब भी किताब नहीं पढ़ूंगा। मुझे अच्छी नॉलेज है वहाँ के बारे में तेरे मुकाबले में। ये किताब आपके लिए नहीं बनी है, ये किताब बनी है उस आदमी के लिए जो अमेरिका में रहता है, वहाँ का बड़ा हुआ है, जिससे वहाँ की सोसाइटी की, वहाँ के पूरे कल्चर की समझ है। ये किताब आप क्यों उठा रहे, क्यों आप खरीद रहे हो। आपको याद होगा बहुत साल पहले बेनज़ीर भुट्टो की भतीजी आई थी भारत में, फातिमा भुट्टो। किताबें बहुत चले, किताबें आ रही है, पब्लिसिटी हो रही है। अभी पाकिस्तान में वहाँ मुनीर नाचे, वहाँ पे तूफ़ान आए, बाढ़ आए। आई हैव नो कंसर्न विद पाकिस्तान, जस्ट बिकॉज शी इज़ अ गुड लुकिंग वुमन मैं उसकी किताब तो नहीं पढ़ने वाला। लेकिन यहाँ लोगों को फितूर होता है, लोग किताबें ये नहीं खरीदते कि पढ़ने के लिए, वो किताब एक दिखा के मुझे शेल्फ में लगानी है, शेल्फ में शो ऑफ करना है, दिखाने के लिए। और टशन चल रहा है, साहब ये तो बड़ी मशहूर है, तो कोई अंग्रेज लिख रहा है, ये करो, ये डाल दो, ये कर दो, बड़ी है नहीं क्या लिखा करके, तो वो उसमें जाती। तो ये कहीं फिट ही नहीं आता कहानी। तो और दूसरा ये कि जब मैंने ये वहाँ पे उसके बाद जब मैंने गुमनामी बाबा की कहानी को सपोर्ट करना शुरू किया पब्लिक में, ये रेस के घोड़े हैं, आप लगा लीजिए प्लेन क्रैश की तो सबसे आगे है, उसके पीछे चल रहा है
ये रशिया में था, रशिया वाला। के बाद अब प्लेन क्रैश की बात मैं करूंगा, सरकार खुश रहेगी, मुझे गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट के प्रोग्राम बुलाएंगे, अभी बुलाते नहीं है, ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम मेरे बैक करेगा सरकारी, क्योंकि सरकार की बात मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं रशियन एंगल की बात करूंगा तो जो पंडित जी के दुश्मन है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अपोजिशन पार्टी को अच्छा लगता है कि पंडित जी पे रोज ऐसे तो लोग मुझे भाषण देते हैं सुबह शाम की, क्या तुम बड़े मुद्दे उखाड़ रहे हो। जब भी कोई डिबेट ट्विटर पे होती है राहुल गांधी की, तो पंडित जी के ट्वीट मीम बना के डालते हैं। तब तो हमारे को पंडित जी कैसे याद आ रहे, पंडित जी को तो स्वर्ग सिधारे हुए इतने साल हो चुके हैं। तो हमारी बारी में सुभाष बोस की कहानी पुरानी हो गई, लेकिन 1947 में पंडित जी और सरदार पटेल के इलेक्शन की बात जो है अभी करंट टॉपिक है। तो ये जुमला, ये जो प्रॉब्लम आ रही है कि जो गुमनामी बाबा की स्टोरी है, ये इस पूरी रेस का सबसे वीक घोड़ा है। किसी भी आदमी को पैसा कमाना हो, वो अपने किसी सबसे वीक घोड़े पैसा लगाएगा नहीं। इसको कोई मानने को तैयार नहीं था, लोग मुझे पागल बोलते थे, लेकिन जब मुझे 2001 में या 2 में कंफर्म हो गया कि यही कहानी सच है, उसके बाद मैं नहीं, मेरे साथ और भी लोग जुड़े, चंद्रचूड़ घोष वगैरह और भी लोग हैं, वो मेरे को लंगोटिया दोस्त नहीं है, शांतन वगैरह और लोग, हमने लोगों से बातचीत की, इस केस को बार बार रिविजिट किया। जैसा आपने बोला, मुझे आज तक इनपुट, मुझे कल रात को मुझे एक नया पे इनपुट आया, लोगों से बातचीत की, मतलब नीचे के बीट कांस्टेबल से लेकर के रिटायर्ड आईबी डायरेक्टर तक मैंने बात करी है, ठीक है। हर एक लोगों से बात, और झूठ बोलने का मोटिव होता है। मेरा भी मोटिव कोई नहीं है, चलो मेरे को आप मारो गोली। जो लोग उस आदमी से मिलते थे अयोध्या में, लखनऊ में, नैमिषारण्य में या कलकत्ता से आते थे, उनको मैं पिछले इतने साल से, कई लोग चले गए स्वर्ग सिधार के, कुछ लोग जीवित हैं, एक उनका कोई झूठ बोलने का 10 साल 20 साल 30 साल का क्या मोटिव है? क्या वो पैसे कमा रहे हैं? गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे या वो जानते थे? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आ रहा हूँ, नहीं जानते थे। अच्छा। जो जिनसे बात करो वहीं से बात की जो जानते थे ज़्यादा, ठीक है। तो उसमें पॉइंट ये है कि ये मतलब कोई मोटिव नहीं है, दे आर ट्रूथफुल, ठीक है। नाउ वी कम टू द एविडेंस पार्ट। जस्टिस मुखर्जी ने भी इस केस में बहुत इंटरेस्ट लिया। तो जो उनकी मुखर्जी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, उसकी रीडिंग बहुत गलत हुई थी। उन्होंने उतनी बोला प्लेन क्रैश की थ्योरी गलत है। उन्होंने बोला कि रूस में जाने का उनका प्लान था, लेकिन आगे हमें एक्सेस नहीं मिला तो हम नहीं कुछ कर सकते, तो कहानी छोड़ दीजिए। डीएनए की उन्होंने बात बोली कि डीएनए जो है वो हम नहीं करा सके, क्योंकि वो अस्थियाँ वहाँ पड़ी हैं जापान में, भारत सरकार ने हमें नहीं करने दिया। उसका मैं समरी आपको देता हूँ। समरी इसकी हुई कहती है डीएनए टेस्ट के लेकर के। पहली बात, एक लोगों को समझना पड़ेगा कि अस्थियाँ जो हैं वो जापान में, हमको लगता है कि जब किसी विदेश के हाथ में नहीं, 1952 में जो हमारी एम्बेसी थी वहाँ पे, जो मिशन खुला था, उसने जाकर के वो अस्थियाँ अपनी कस्टडी में ले ली। तो बेसिकली एक रंगोजी टेम्पल नाम का मंदिर है, जिस पुजारी को अस्थियाँ पकड़ा दी गई थी, आप अपने पास रख लो, आप नेताजी की बड़ी रिस्पेक्ट करते हो, आपके जैसे ही भारत में हालात ठीक होंगे हम इनको ले जाएंगे, तो वापस नहीं आई हैं। तो 52-53 में जाकर के जो भारत की जो हमारे एम्बेसडर वहाँ पे जो थे, उन्होंने जाके उन अस्थियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। तो वो हमारे मतलब, इसका मतलब ये कि वो अस्थियाँ हमारे पास में, इनफैक्ट इंडियन कस्टडी में ही हुई ना एक तरह से, हमारे कस्टडी में, फिजिकल पोर्शन वहाँ पे। और एक टॉप सीक्रेट, जैसे फॉर एग्जांपल 1990s में टॉप सीक्रेट एक दिल्ली में भेजा गया जो नोट वहाँ से हमारे एम्बेसडर ने, कि बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, प्रीस्ट को लोग तंग कर रहे हैं, प्रीस्ट कहता है आप ले जाओ यहाँ से, तो कह रहे हैं हम उसको उठा के अपनी एम्बेसी में रख लेंगे। तो वो प्लानिंग बना के गवर्नमेंट बैठी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एक और बड़ा धमाल निकल के आ रहा है जो बहुत डैमेजिंग है इनफैक्ट, वो ये है कि 1967 में जैन दीक्षित साहब, जब बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने, एनएसए बने थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने चिट्ठी लिखी दिल्ली में। उन्होंने बोला कि प्रीस्ट को प्रॉब्लम हो रही है, उनको बेकार की प्रॉब्लम होती है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लोग आते हैं तंग करते हैं करके, वो तंग पड़ गया उसको लेकर के। तो वो जब उसने लिखा चिट्ठी, तो यहाँ पे हैंडल करने वाले थे KR नारायणन जी, जो हमारे बाद में राष्ट्रपति बने। बीच में कांग्रेस पार्टी में भी थे, बाय द वे, लोग यही बताते थे कि कांग्रेस का आदमी था बीच में। तो वो उसने केस हैंडल किया, और ये केस ऐसा है कि जिसने हैंडल किया हुआ ना, जैसे वो कौन सा वो होता है ना, वो उस पर सोना पे हाथ लगाओ तो आदमी का सोना बन जाएगा करके, वो पारस का पत्थर है। तो जिस पत्थर को जिसने हाथ लगाया तरीके से, उसकी वो सारे के सारे फॉरेन सेक्रेटरी बन रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। तो इसका ये हुआ कि इन्होंने, नारायणन साहब बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे, उन्होंने ये बोला कि जो मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ कि पैसा दो इसको, पुजारी को। तो 67 के बाद से भारत सरकार रनकोजी टेम्पल के पुजारी को पैसा खिलाती है, अच्छा, ठीक है। और ये टॉप सीक्रेट है, इतना टॉप सीक्रेट है कि उसमें आप नाम गिना लीजिए कि जैन दीक्षित से लेकर के हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो सारे के सारे टोक्यो में पोस्टेड थे। इन सब ने हैंडल किया, सबके नाम फाइलों में आ रहे हैं, सबको मालूम था कि रनकोजी टेम्पल के पुजारी को पैसा मिलता है। लेकिन किसी आदमी ने, आप ये सुबह शाम बैठे रहते हैं आपके IIC में और जिमखाना क्लब में, ये 1000 बातें करेंगे कि अफगानिस्तान में ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, किसी ने चू तक नहीं किया कि हम रनकोजी टेम्पल को पैसा खिलाते हैं, ठीक है।
उसमें आप सुनिए उसमें कितना डैमेजिंग केस आ रहा है और कि यहाँ हमारी सरकार की क्रेडिबिलिटी जीरो क्यों होती है। 2007 में पार्लियामेंट में सवाल उठा कि क्या, क्योंकि बात मालूम चल गई, मैंने भी किताब में लिख दी कि पैसा खिलाते हैं रंगोजी टेम्पल को। इन्होंने बताया नहीं पब्लिक को ये बात कि ये अंडर से ये काम चल रहा है, क्योंकि ये इट रेजेस सीरियस क्वेश्चन। तो 2007 में किसी ने पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि आप रंगोजी टेम्पल को पैसा देते हो क्या। तो हमने अपनी नई किताब में, ये बॉस रिसेप्शन, आप उसका लिंक नीचे लगा देना कि लोग देख लें कि मैं हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड लगा के और गलत हो तो मुझे आप डालिए जेल के अंदर। तो उसमें साफ ये कि इन्होंने सवाल रेज़ किया पार्लियामेंट में। जैसे ही आई थिंक राज्यसभा, जैसे ही वो सवाल रेज़ हुआ, फॉरेन सेक्रेटरी ने फ़ोन किया वहाँ के राज्यसभा के हेड को, हुए को, इसको क्वेश्चन को विड्रॉ कराओ। तो उसने कहा जी विड्रॉ नहीं कर सकते, लिस्टिंग में आ गया। ठीक है, तो पहले तो कहा विड्रॉ करो इसको क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन टॉप सीक्रेट इशू है, इसको नहीं बात हो सकती करके। ठीक है, पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और ये सुभाष बोस ना हो तो आप देखो देश में क्या हरकत, इस केस को क्या हरकत होती इसको लेकर के। उसके बाद में उन्होंने आपस की डिस्कशन चल रही है गृह मंत्रालय की और विदेश मंत्रालय की, एंड दे आफ्टरवर्ड्स घुमा फिरा करके नोइंगली वेरी वेल गवर्नमेंट की फाइलों में रिसिप्ट लगी हुई है कि कितना कितना पैसा हम लोग दे रहे हैं। इन्होंने पार्लियामेंट में झूठा आंसर दिया कि हम कोई पैसा नहीं दे रहे। रीज़न ये बताया गवर्नमेंट की फाइल के अंदर कि ये टॉप सीक्रेट इशू है। इसका मतलब जहाँ टॉप सीक्रेट मुद्दा आएगा सरकार उस बात पे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलेगी, चाहे पार्लियामेंट हो चाहे कोर्ट हो। 2008 के आसपास में कलकत्ता हाई कोर्ट में किसी ने सेम केस करा कि रंगोजी टेम्पल को पैसा क्यों दे रहे हो। सरकार ने वहाँ भी जाकर ये झूठ बोला कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। सारी डीक्लासिफाइड फाइल में आपके एक एक पैसे का हिसाब हो रखा है, रिसिप्ट पड़ी हैं, एम्बेसडर्स नोट लिख रहे हैं कि आज मैं रंगोजी टेम्पल के प्रीस्ट से मिला, उसको मैंने आज ये पैसा दे दिया, पैसा बढ़ा दो, ये वटेवर। और ये पार्लियामेंट में और उसमें जाके झूठ कह रहे हैं। उसका लॉजिक ये है कि मुद्दा टॉप सीक्रेट है। तो ये बात समझ लीजिए कि जो चीज़ टॉप सीक्रेट है भारत सरकार आपको नहीं बताएगी, कोर्ट हो चाहे कुछ हो, छोड़िए उसको। ठीक है, ये ओपन शट केस है, झूठ बोलने का इसका कोई तोड़ नहीं है। जस्टिस मुखर्जी ने जब गए, हड्डियाँ हमारे पास में, वहाँ गए, एम्बेसी के लोग साथ में थे, उसने कहा ये हड्डी का कलश मुझे खोल के दिखाओ। अब ये जापान के लोगों ने, जो पुजारी था उसने कहा जी आज का संडे है, ये खोलने के लिए कारपेंटर चाहिए, कारपेंटर यहाँ पे आएगा नहीं। ये बात हो रही है कहाँ पे, टोक्यो में, जापान में। वो टोक्यो जापान जहाँ पे 1960 में बुलेट ट्रेन चलाई थी, जिसका कॉपी अब हमारे यहाँ चलने वाली है, और जिसके 40 अब से लेके आज तक उस बुलेट ट्रेन में एक एक्सीडेंट में एक आदमी नहीं मरा आज तक। ये वो जापान है। और वहाँ कहते जी कारपेंटर नहीं मिलेगा संडे को। मैं जापान है कि ये कोई हमारा कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, क्या बात कर रहे हो। इन्होंने पहले भी जापानियों ने उल्टी सीधी बातें बोली कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहे, पुरानी बातें हैं, तो पुराने रिकॉर्ड मिलते नहीं। में पुराने रिकॉर्ड नहीं मिलते। जापान फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हमारे जैसा थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हमारे यहाँ सब रिकॉर्ड मिल जाते हैं। सही बात है, हमारे यहाँ सब रिकॉर्ड मिल जाते हैं। हमारे यहाँ मुशर्रफ आया था पाकिस्तान का राष्ट्रपति, उसका हमने बर्थ सर्टिफिकेट निकाल दिया था यहाँ पे एक झटके में, अंग्रेजों के ज़माने का। सब रिकॉर्ड अवेलेबल है यहाँ पे, हमारे यहाँ अवेलेबल है। तुम वर्ल्ड की लीडिंग कंट्री हो, आप कह रहे हो आपके पास में कारपेंटर नहीं है आपके पास वहाँ पे, तो बहाने मार रहा था। मुखर्जी ने बोला कि आप इसको, मेरे जाने के बाद में एम्बेसी को बोला इसको खोल के फ़ोटो लेके भेजा मुझे। तो खोल करके उसको फ़ोटो दिए अंदर हड्डियों की। हड्डी की फ़ोटो उन्होंने जस्टिस मुखर्जी ने लीडिंग टॉप एक्सपर्ट्स को डीएनए के दिखाई, भारत में और विदेश में। लालजी सिंह थे हैदराबाद के, टेरी मिल्टन अमेरिका में, और आपके मैं नाम बोल रहा हूँ, बड़ी जाने माने अंग्रेज जो थे डीएनए, वो पायनियर एक्सपर्ट थे, उनको भी दिखाई, सबको दिखाई। तो एनी सब ने ये बात बोली मोटी मोटी कि ये हड्डियाँ जो हैं ये जली हुई हैं और इस पर डीएनए की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये उन्होंने बात एक्सपर्ट्स ने, अंग्रेज ने, इंडियन ने, सबने बोली। एक ने कुछ उल्टा सीधा बोला, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन इंडियन था, उसका बाद में रोल थोड़ा नेगेटिव और केस में। बट इसमें था कि वो कहते हैं कि जली हुई हैं, जले में निकलने के चांस नहीं के बराबर है। उसमें साइड बाय साइड जो जस्टिस मुखर्जी की इंक्वायरी चल रही थी, बाय दिस टाइम जस्टिस मुखर्जी ने ये प्रूव कर दिया था, समझ गए थे, और बाद में हमने भी किताब में डिटेल दिया कि हुआ ये था कि जब प्लेन क्रैश की स्टोरी नकली है। सुभाष बोस ताइवान में गए नहीं भाई, पहली बात तो ये, शिडेई वहाँ पे था ही नहीं। इन्होंने एक नकली स्टोरी प्लांट करी, वो प्लांट करने में उनको 4 दिन लग गए। फिर उन्होंने राइट टाइम पे रिलीज़ करी। रिलीज़ कब करी है? 22 तारीख की शाम को। क्यों 22 तारीख की? 4 दिन क्यों सीक्रेट रखा? क्योंकि 22 तारीख की शाम को जापानी फोर्सेस ने रशियन फोर्सेस को सरेंडर कर दिया, और 22 तारीख की शाम को जब सुभाष चंद्र बोस रूस चले जाते हैं, तो वो दिन को, चौथे दिन को ये खबर रिलीज़ करते हैं कि सुभाष बोस मर गए। और उसमें अलग अलग उन्होंने कहानियाँ क्रिएट कर दी, हबीब रहमान को खड़ा कर दिया, डॉक्टर को खड़ा कर दिया, और उन्होंने कहानी सुनाई शुरू कर दी उल्टी सीधी कि ये है। उसी दौरान में उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने एक, क्योंकि कहानी हॉस्पिटल में चल रही है, एक इचूरा ओकुरा नाम का एक जापानी सोल्जर मरता है, उसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के उसका पूरा ये प्रोग्राम कर देते हैं, और हबीब रहमान वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तो जस्टिस मुखर्जी ने वो स्टैब्लिश कर दिया कि ये जो हड्डियाँ हैं वो इचूरा ओकुरा की है, जिसकी बॉडी को नेताजी की बॉडी बना के फूका था फेक स्टोरी क्रिएट करने के लिए।
तो ये हड्डियाँ उसकी हैं, इसमें कन्फर्म है, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा मैं डीएनए ट्राई करूँगा। तो टेरी मिल्टन जो अमेरिकन एक्सपर्ट डीएनए की, उन्होंने मैडम ने ये बोला कि मैं क्या नाम है, उम्मीद मुझे कम है, लेकिन इन द सेम टाइम मैं मिथोकॉन्ड्रियल डीएनए टेस्ट करने को तैयार हूँ। तो मिथोकॉन्ड्रियल टेस्ट जो था, मैं आपको एज ए ले पर्सन बता रहा हूँ कि जो मदर से लड़की डॉटर में आता है, मतलब मेटरनल साइड का। तो लकीली नेताजी की बहनों के 2 साइड के सैंपल उनकी 2 बहनों की तरफ से अवेलेबल थे। एक तो उनकी बहन की लड़की काफ़ी बुजुर्ग थी और एक बहन का पोता, मतलब ये मिथोकॉन्ड्रियल मदर से लड़की को जाता तो मेटरनल साइड में मिलेगा। तो मुखर्जी के पास में मेटरनल साइड का ब्लड सैंपल था कि ज़्यादा सैंपल उनके फादर पैटर्नल साइड से आ रहे हैं, उनके नेताजी के भाइयों के साइड से आ रहे हैं। तो बहन का भी वहाँ से था। तो उसमें तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने कहा कि ठीक है मैं कराने को राजी हूँ। तो उसने कंडीशन टेरी मिल्टन ने रखी कि पहले आप एक उसमें एंथ्रोपोलॉजिकल इसका एवोल्यूशन करके रिपोर्ट दोगे मुझे, दैट इज़ अ कंडीशन बिफोर आई डू द टेस्टिंग। ना एंथ्रोपोलॉजिकल टेस्ट में क्या होता है, ये जो हड्डियाँ वहाँ पे पड़ी हैं वो बेसिकली लोअर जॉबोन है जो दिखाई दे रही है साफ, एंड पार्ट्स ऑफ स्कल बोन, ये वाला स्कल का बीच का क्रेनियम जिसको कहते हैं। अब इसमें होता नहीं है कि जो फोरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे कहा जाता है कि जैसे अगर मेल अगर मान लीजिए हाइट में छोटा है, फीमेल लंबी है, तो ये क्रेनियम का जो ये पोर्शन है ये मोटा होता है। तो ऐसे 1000 चीज़ें हैं, दांतों की बनावट, ये देखना वो देखना, उससे देख करके आप बहुत बातें कि इसकी हाइट कितनी थी, इस आदमी की एज कितनी थी, जिसका जबड़ा है, आप वो तो एक डायनासोर की एक हड्डी का एक जगह पूरा वो खड़ा कर देते हैं, दांत के से पता लगा लेते हैं। हाँ, तो वो बहुत तगड़ी साइंस है, मतलब हम तो ले पर्स सारे हम तो वो कह रहे कि आपको इससे मालूम चल जाएगा कि ये आदमी एशियन था कि हिंदुस्तानी था, हाइट कितनी थी, ये था वो था, वो कैन टेल यू ऑल दैट। तो उन्होंने तो जस्टिस मुखर्जी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप ये कंडीशन रखिए और ये काम होना चाहिए। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, जो छोटी कहानी ये है कि सरकार ने नहीं होने दिया। दैट इज माय आंसर। मुझे वही लग रहा था कि सबसे आसान तरीका होता है डीएनए। नहीं आसान है, लेकिन वो नहीं करेंगे, नहीं हो पाया, नहीं हो पाएगा। जैसे उसमें एक प्रॉब्लम और आ रही है, प्रॉब्लम उसमें एक आ रही है कि सरकार अस्थि क्यों लेके क्यों नहीं आ रही है, एग्जैक्टली क्यों नहीं लेकर आ रही क्यों, है? उन्हें कौन कौन रोक रहा है? देखिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ मैं। जब प्रधानमंत्री जी हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो श्यामजी वर्मा नाम के हमारे एक फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, और श्यामजी वर्मा जी की आपको फोटो मिल जाएंगी, श्यामजी वर्मा जी की अस्थियाँ विदेश में थी। तो मोदी जी वहाँ गए, मोदी जी को पता कितना अटैचमेंट है इन चीज़ों से, को सुभाष बोस में उनको बहुत इंटरेस्ट है, जब से गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से। तो मोदी जी वहाँ गए और बड़े आदरपूर्वक उनकी अस्थियों को ला करके उनका संस्कार खत्म हो सब किया। ठीक है, आपको लगता है कि आज के दिन में दिस एनीथिंग स्टॉपिंग मोदी जी? अगर मोदी जी आज बोले कि मैं सुभाष बोस की अस्थियाँ जापान से लेकर के आ जाऊँगा, हमारे जैसे कीड़े की क्या औकात है? मेरे बोलने से, पॉडकास्ट करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? हु इज़ गोइंग टू स्टॉप हिम? वो लाएंगे वहाँ से, सिर पे रख करके लाएंगे, लैंड करेगा जहाज, पूरा देश का मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको लेके अस्थि कलश को पूरे देश में घुमाया जाएगा, जैसे गांधी जी की अस्थियों को ले गए थे। ज़बरदस्त पब्लिक में इमोशन क्रिएट होगा। कौन सा नेता, ये तो मोदी जी हैं जिनको जो नेशनलिस्ट हैं, कौन सा नेता इतने बड़े तमाशे को क्यों ना करे अपने फ़ायदे के लिए? अब ये बताइए आप कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये काम ये नहीं हुआ पहले, और अभी भी नहीं होगा, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। उसका कारण सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है, एक, सरकार को मालूम है उनकी अस्थियाँ नहीं है, वो बेवकूफ़ नहीं है वो लोग। नंबर 1, उनके पास तो जानने के 1000 तरीके हैं। आदमी अगर रूस में था तो हमारे रॉ वाले, आपको लगता है कि वहाँ जाके हम लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब पता, छोले भटूरे थोड़ा बेचने जाते थे हमारे रॉ वाले रशिया के अंदर, मॉस्को के अंदर, ठीक है, तो उनको नहीं पता होगा कि वहाँ पे थे, तो इनपुट नहीं मिलेगा। दूसरा ये, आज कोई भारत का प्रधानमंत्री जाके अस्थि सुभाष बोस की जो बता रहे हैं वो ला करके भारत में अगर वो डाल दे और खड़ा कर दे लाल किले म्यूजियम, उसको इतना भी कॉमन सेंस होगी कि भाऊ जी ये जो इशू है ना, इसके तार 4-5 कंट्री से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कल को अगर किसी फॉरेन कंट्री ने रिलीज़ कर दी इन्फॉर्मेशन कि वो आदमी जीवित था, तो वो प्रधानमंत्री क्या काम से? आप ला के दिखाओ अस्थि, और ना किसी फॉरेन पावर ने वो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करी कि भैया वो तो आदमी मरा नहीं, वो तो यहाँ पे था उस टाइम पे। वो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होगा जो अस्थि लाके सुभाष बोस की डालेगा, वो मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। कोई प्रधानमंत्री काम नहीं करने वाला, उसको मालूम है कि वो अस्थियाँ उसकी नहीं है। अदरवाइज एज यू सेड, इट्स वेरी सिंपल जॉब। कोई प्रॉब्लम है, लाओ, किसने रोका आपको? आपको लगता है कि मैं रोक पाऊँगा? हमारे जैसे छोट भैया लोग, हमारे कीड़े की जैसे हमारी औकात है? हमारे पॉडकास्ट करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुकने वाली है क्या? पूरा देश उनके पीछे आ जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया में खबर जाएगी कि साहब सुभाष बोस की अस्थियाँ भारत का प्रधानमंत्री लेकर आया। लेकर तो आ जाओगे आप लोग, लेकिन 4 दिन बाद अगर किसी फॉरेन कंट्री ने खबर निकाल दी कि बाबू वो तो जीवित थे, फिर प्रधानमंत्री जी की
अब यहाँ बात आ जाती है गुमनामी बाबा हाँ, की, जीवित थे। जीवित, तो तो वो मुझे तो जीवित थे, हाँ, तो ये बताइए गुमनामी बाबा के तौर पे जैसे वो थे, आपने भी ये रिसर्च की और आपके शोध में भी ये सामने आया कि हाँ वही थे। सवाल ये उठता है कि सुभाष चंद्र बोस, उनका जो उद्देश्य था भारत को स्वतंत्रता दिलाना, 1947 में वो भी हो गया, उसके बाद वो जीवित थे। चलो ये भी मान लिया एक बार कि रूस में भी थे वो, जो आप बताते हैं, रूस से वो भारत आए होंगे और भारत में एक गुमनामी बाबा, यानी गुमनाम जीवन, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का 10 सवाल हो जीवन। गए, 10 सवाल हो गए, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। जस्टिस मुखर्जी ने इस क्वेश्चन को देखा। जस्टिस मुखर्जी, मैं आपको उस कहानी को डीएनए से मैं जस्टिस मुखर्जी की रिपोर्ट में गुमनामी बाबा का काफ़ी डिटेल में बात की है, ठीक है। तो उसके कंक्लूजन 3 निकले। जैसे मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जाता है, उनको पता है लॉ क्या होता है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि कई पत्रकार बंधु अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे हैं लॉ का। वो सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको मालूम है लॉ क्या होता है। कमीशन क्वेरी वो कर रहा था। उन्होंने पहला असेसमेंट ये दिया कि जो आई विटनेस जो एविडेंस है वो क्रेडिबल है कि आदमी सुभाष बोस था। लोगों ने उनको देखा और उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुभाष बोस को भी देखा हुआ था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज अपनी रिपोर्ट में एडमिट कर रहा है कि देयर इज क्रेडिबल आई विटनेस एविडेंस कि आदमी सुभाष चंद्र बोस है। और आपने शायद लॉ, ये आपने पुलिस बीट कवर की होगी, आपको मालूम होना चाहिए कि आई विटनेस अकाउंट अगर क्रेडिबल हो तो उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि मेडिकल एविडेंस भी फेल हो जाएगा। अगर क्लैश कर जाए आपस में तो इन सम सर्कमस्टांसेस आई विटनेस अकाउंट इज आई विटनेस एविडेंस वो होता है कि अगर मैं कोर्ट में जाके कोई आदमी बोल दे कि मैंने उस आदमी को गोली चलाते देखा, उसको फांसी हो जाएगी। फांसी से बड़ी सज़ा दुनिया में कोई और नहीं होती, वो आई विटनेस पे ही होती है, एविडेंस पे होती है कई बार, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि गुमनामी बाबा के घर से जो कागज़ पत्रा मिला है, ठीक है ना, वो उस थ्योरी को बैक कर रहा है कि वो सुभाष चंद्र बोस है। आई विटनेस इज मैचिंग, डॉक्यूमेंट्री इज मैचिंग। द प्रॉब्लम हैपन नहीं से कि देर इज़ नो क्रेडिबल, उनका जो कंक्लूजन था कि देर इज़ नो क्लिंचिंग एविडेंस, दिस मैन इज नेताजी। जिसका मीडिया ने इंटरप्रिटेशन निकाला कि वो रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बोला एविडेंस है लेकिन क्लिंचिंग नहीं। क्लिंचिंग क्यों नहीं है? उसका मेन कारण ये था कि वहाँ से उन्होंने गुमनामी बाबा के हैंडराइटिंग सैंपल उठाए, इंग्लिश और बंगाली में। उन्होंने गुमनामी बाबा कुछ वहाँ से दांत उठाए, जो ये अजम्पशन था, मेरा मानना है वो अजम्पशन ठीक था कि वो सुभाष बोस के उनके दांत थे गुमनामी बाबा के, ठीक है। और उनका उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया, तो वहाँ से गवर्नमेंट की लैब से नेगेटिव रिपोर्ट आई। So that is a reason, because you have negative reports from the government labs on handwriting and DNA, the story he could not prove it. उसी टाइम पे साल जब ये कमीशन की रिपोर्ट, मतलब ये काम चल रहा था और ये डीएनए की हैंडराइटिंग की रिपोर्ट आ गई, मैं पत्रकार के तौर पे लोगों से मिलता था, कमीशन, नॉट मुखर्जी हिमसेल्फ। जस्टिस मुखर्जी से मेरी बातचीत बाद में हुई, बहुत बाद में, खुल करके। पहले ऐसे ही नमस्ते करते थे, लेकिन दूसरे लोग के कमीशन में तो 5-7 लोग थे ना, और भी जज थे उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे वहाँ बोला कि इस केस में गड़बड़ हुई है, गवर्नमेंट ने चेंज की रिपोर्ट है। बाद में 2010 में ये वीडियो लोगों को मिल जाएगा यूट्यूब में, जस्टिस मुखर्जी किसी से बात कर रहे थे और गलती से उनका ऑफ द रिकॉर्ड कमेंट रिकॉर्ड हो गए, वो अवेलेबल है। वो साफ कह रहे हैं कि मैं 100% कन्विंस हूँ ये आदमी सुभाष चंद्र बोस था। और उनकी वीडियो में उन्होंने ये भी बोला है, जो पूरा शायद अवेलेबल नहीं होगा, कि ये गवर्नमेंट ने रिपोर्टें चेंज करी हैं, वटेवर। तो एक तो ये अवेलेबल है। दूसरा है कि बाद में फिर मैं और चंद्रचूड़, मैं और हमारे और नेताजी के परिवार के लोग अलग अलग टाइम पे जस्टिस मुखर्जी को मिले। मैं उनका नाम लेता था नहीं, लेकिन अब उनकी वो चले गए हैं, 2021 में उनकी डेथ हो गई है। उनके साथ फोटो है मेरी, तो ऐसा कोई प्रूव करने वाली बात नहीं है। लेकिन जस्टिस मुखर्जी जो हैं, उन्होंने हमको बाद में बताया कि फ़ोन आया था कि डीएनए मैच हो गया, और डीएनए में तो वो हैंडराइटिंग की रिपोर्ट उनकी झूठी है, और डीएनए का मुझे फ़ोन आया था कि मैच कर गया, लेकिन रिपोर्ट में बाद में कुछ और लिखा हुआ है। उसके बाद से जो बेसिक लबोलबाब पूरी कहानी का है कि हैंडराइटिंग, अगर किसी भी आप पढ़े लिखे आदमी से बात करोगे तो बोलेगा जी वो ठीक है, वो सब लोग बोलते थे, लेकिन वो डीएनए मैच नहीं किया और हैंडराइटिंग मैच नहीं करी। हैंडराइटिंग एक अपने आप में टॉपिक है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जब कोई एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट देता है हैंडराइटिंग की, तो दैट पर्सन शुड गिव सम रीजंस व्हाई अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन द एक्सपर्ट हैंडराइटिंग इज मैचिंग और नॉट मैचिंग। खासकर ऐसे इंपॉर्टेंट केस, तो इतना बड़ा केस है। तो जैसे डॉक्टर एस के मंडल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट है, 2 पन्ने की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में उन्होंने कोई रीज़न नहीं दिया, बस लिख दिया कि सुभाष बोस, ये हैंडराइटिंग सुभाष बोस से नहीं मैच कर रही, ठीक है। अब मंडल साहब की क्या जलील क्या गया उनको कमीशन के सामने, वो एक अलग कहानी है, बिकॉज उसको एविडेंस आप नहीं मानोगे। लेकिन जस्टिस मुखर्जी उससे नाराज थे, उससे कि तेरे बारे में लिखूंगा और तो तेरी नौकरी जाएगी। पर उनको पता है कि अब आदमी अपने आप तो काम कर नहीं रहा, उसकी कोई दुश्मनी तो सुभाष बोस से है नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया होगा। लेकिन जस्ट टू गिव वन एग्जाम्पल, इट्स अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग स्टोरी, बट मैं जब यूएस में अपने लेक्चर के लिए गया तो वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ करवाते हैं डीएनए और हैंडराइटिंग टेस्ट आपका, वहाँ अगर आपको धांधली होगी तो। मैंने कहा डीएनए का सैंपल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हैंडराइटिंग के सैंपल तो हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के और गुमनामी बाबा के सैंपल हैंडराइटिंग के हमने वहाँ पे निकाले, दिए। वहाँ की जो मेरे वहाँ के जो दोस्त थे, उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए कुछ एक्सपर्ट, उसमें से कर्ट बैगर्ट साहब हैं, हमारे टेक्सास में रहते हैं,
उनको उनका पूरा एक्सपीरियंस था, उनको देख के हमें लगा, उनका प्रोफाइल देखे कि ये आदमी बेस्ट स्टूडेंट है, उनको दिया। उनको नहीं बताया, उनको पता भी नहीं, उनको उसको ही ऑल्सो डज नॉट केयर सुभाष बोस कौन, उनको पता भी नहीं था कौन था, बताया नहीं कुछ उनको। उन्होंने हमको 40-45 पन्ने की रिपोर्ट डिटेल में पूरा समझा करके उन्होंने बताया कि ये आदमी सुभाष बोस है, मैं किसी कोर्ट में जाने को तैयार हूँ। बाद में हमने टीवी में एक प्रोग्राम प्लॉट किया, मंडल साहब को भी न्योता भेजा, उनको भी भेजा, मंडल साहब नहीं आए। कर्ड साहब सुबह 6:30 बजे बूढ़ा आदमी आके उसने पूरा बाइट दिया, यूट्यूब मिल जाएगी लोगों को कि वही सुभाष बोस वही आदमी थे। डीएनए में बाद में अगेन कहानी है, देख बड़ा अजीब सी कहानी निकल के आ रही है, क्योंकि नेताजी का इतना ज़्यादा लोगों में अटैचमेंट है कि सरकार तो फाइल नहीं देती, लेकिन जो लोग सरकार में नौकरी करते हैं वो बेचारे सेंटिमेंटल हो जाते हैं। अब जैसे सूचना के अधिकार में ऐसा होता था कई बार कि मान लीजिए कि मैंने आपसे सरकार से एक इन्फॉर्मेशन मांगी कि आप मुझे ये दो, तो सरकार ने आंसर दिया कि हम आपको नहीं देंगे, नेशनल सिक्योरिटी है, ठीक है। मैंने कंप्लेन कर दी सीआईसी में, तो सीआईसी में मैं आया हूँ, आप कमिश्नर हैं, और साथ में कोई जॉइंट सेक्रेटरी आ गया गवर्नमेंट की साइड से बात करने के लिए, तो उसने यहाँ आके रिपीट किया कि सर ये इन्फॉर्मेशन देना नहीं है। तो कमिश्नर का ऑर्डर आ गया कि साहब ठीक है, ये आप नहीं दे सकते। कमरे से बाहर निकले, यार तुम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, देखिए फाइल में क्या लिखा हुआ है। लोगों ने बताया हमको, क्योंकि वो दुश्मन तो देश के, जो आदमी खासकर गवर्नमेंट में काम कर रहा है, खासकर इंटेलिजेंस में काम कर रहा है, उनसे बड़ा देशभक्त कौन है देश में, जो अपनी जान पे खेल के देश को बचा। तो उनके दिल में सुभाष बोस के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। करते 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 जो हमें खबर लगी, दो इंडिकेशन हुए थे। पहली बात ये कि दुनिया में जब डीएनए टेस्टिंग होती है ना, तो आज टेस्टिंग करेंगे, रिपोर्ट कल आएगी, दैट इज़ अ फंडामेंटल। आज टेस्ट आप आज कर रहे हैं, रिपोर्ट कल आएगी ना उसकी, अभी तो नहीं आ जाएगी। एक गवर्नमेंट ने कर दी कि इन्होंने खबर को लीक कर दिया टेस्ट होने के 6 महीने पहले। टेस्टिंग शुरू हुई नहीं, तुमने रिपोर्ट लीक कर दी कि डीएनए मैच ही नहीं करता। आपको कैसे मालूम, अभी तो टेस्टिंग स्टार्ट हुआ नहीं है। उसके बाद भगवान भला करे कि जिस लैब में टेस्टिंग हुई है वहाँ हमारा कॉन्टेक्ट निकल आया, को बोला देख फाइल खोल के देख क्या लिखा है इसमें। उसने फाइलें चेक चुके बता कि उन्होंने गड़बड़ करी है। हमें बोला कि आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम इनसे मांगो सूचना के अधिकार में। अब मुझे क्या मालूम, मैं तो पॉलिटिकल साइंस का आदमी हूँ, इलेक्ट्रोफेरोग्राम कौन सी चिड़िया होती है। तो पता लगा कि होता क्या है कि जो डीएनए टेस्टिंग जो ले पर्सन के टर्म में होता है कि एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं जीनोम एनालाइजर, बड़ी एक्सपेंसिव होती है, फॉरेन से आती है। उसमें आपको सैंपल को डालते हो और आप रबड़ के ग्लव्स डालते हैं ताकि आपका खुद की उंगली ना लगे, ताकि आपका डीएनए चला जाएगा उसके अंदर। वो मशीन उसको स्कैन करती है, मतलब उनकी जो भी करती है, उसका फिर एक चार्ट निकलता है स्क्रीन पे कंप्यूटर में, जो आप चेंज नहीं कर सकते। उसे कहते हैं रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफेरोग्राम। तो जिसको नॉर्मल लोग बोलते हैं डीएनए रिपोर्ट, बेसिकली उस रॉ डेटा को पढ़ करके एक्सपर्ट अपना कंक्लूजन लिखता है कि डीएनए मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो एक भारत के अंदर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। तो अगेन कल को डिबेट होगी, मेरे पास सब रिकॉर्ड पड़े हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड केस हैं, झूठी रिपोर्ट है डीएनए के मानने के, दिल्ली के और कलकत्ता के। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप इलेक्ट्रोफेरोग्राम को गोल कर दो। तो वो उन्होंने हमें बोला कि आप इनसे आरटीए से इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगो। तो 3 अलग अलग लोगों ने, हमारे दोस्तों ने अलग अलग टाइम पे सरकार से इलेक्ट्रोफेरोग्राम मांगा। रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है, हमने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट निकाल ली, ठीक है। तो रिपोर्ट पूरी है, सिर्फ मुझे एक चार्ट चाहिए, उस चार्ट में कुछ नहीं, एक लाइनें ऐसे करके। नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा है क्या उसमें। हमारा इंटेंशन है कि वो चार्ट मिलेगा, चार्ट लेकर के मैं अमेरिका देकर किसी को दूंगा कि पढ़ के बता क्या लिखा इसके अंदर। तो वो उसको हमने बस चार्ट में लाइनें और कुछ नहीं, बाकी रिपोर्ट पूरी हमारे पास में, रिपोर्ट में सारी रीडिंग सब कुछ है। तो प्राइवेसी का कोई उसमें इशू नहीं है उसका। पहली बार में उन्होंने आंसर दिया सीक्रेट है। उत्तर प्रदेश में और फैज़ाबाद में, अयोध्या में 2 लाख बाबा रहते हैं। आई डोंट गिव अ डैम, आई एम टेलिंग यू, मुझे फर्क पड़ता नहीं कौन बाबा है। अब वो सुभाष बोस अगर नहीं है, होगा कोई बाबा जो दे देते, क्या प्रॉब्लम है, क्या सीक्रेट क्या है। किसी बाबा के बारे में रहता है अयोध्या में, क्या सीक्रेट क्या है भाई इसका। अगर वो सुभाष बोस नहीं है उसके बारे में कोई सीक्रेट नहीं है। मुझे आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनी बाबा, ठीक है। तो पहली बार में कहा सीक्रेट है। दूसरी बार आरटीओ फाइल की तो बोला कि अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसको फैब्रिकेट करना बड़ा मुश्किल है, अगर ये समझ रहे कि फैब्रिकेट कर देंगे तो हम उसका भी हमारे पास इंजाम है, ठीक है। तो इन्होंने सेकेंड टाइम में आंसर दिया आरटीओ, गूगल में मिल जाएगा, जो बोल रहे हो गूगल चेक करते रहो साथ तक। काफ़ी स्टोरी डाल चुके अपने गूगल के अंदर, उसमें मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है। सेकेंड टाइम में इन्होंने बोला अवेलेबल नहीं है। मीडिया बवाल मच गया, टीवी में डिबेट हुई, फिर कहते मिल गया, लेकिन मतलब CFSL का डायरेक्टर जो है फ़ोन कर करके मीडिया को स्टोरी फीड कर रहा है। अरे तो आंसर देना कि तुम्हारा क्यों नहीं है, तो मीडिया में क्यों स्टोरी फीड कर रहा है। एनी हो, उन्होंने बाद में ये क्या नाम है बोला कि है लेकिन सीक्रेट है, नहीं देंगे। तीसरी बार फिर फाइल किया आरटीए, अब उन्होंने बोला सीक्रेट है लेकिन बोल दी कि नेशनल सिक्योरिटी का क्लॉज लगा दिया साथ में। तो एक गुमनाम बाबा के लिए इस तरह से, मतलब जिसका अगर वो नहीं है। नाउ टू कम टू द बेसिक स्टोरी। पहली बात आपने पूछा गुमनामी बाबा उनका नाम था कि नहीं। गुमनामी बाबा उनका नाम नहीं था। वो मरने के बाद जो मीडिया में खबरें आनी शुरू हुई
तो खबर को ब्रेक करने वाले अशोक टंडन जी पत्रकार अभी हैं, उन्होंने अशोक टंडन जी ने स्टोरी ब्रेक करी। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे लोकल जो लखनऊ फैज़ाबाद के और अयोध्या जी के, अयोध्या फैज़ाबाद एक ही साथ में, अभी उनका एक अयोध्या ही बोलते हैं उसको, हाँ लेकिन साथ साथ ही है वो। उसमें क्या नाम है, वहाँ पे उन्होंने गुमनामी बाबा का नाम उनको दिया गया, तो उनका नाम गुमनामी बाबा नहीं था। उनका ज़्यादातर लोग उनको भगवान जी बोलते थे, तो भगवान, हम उन्हें भगवान जी बोलते हैं, उनका नाम जो भी उनसे मिलते थे भगवान जी बोलते थे। भगवान जी, श्री स्वामी विजयानंद जी महाराज, एक चिट्ठी जैसे वहाँ से मिली है अपने गुरु गोलवालकर जी की, वो लिख रहे विजयानंद जी महाराज, और वो उनसे भारत की सबसे बड़ी सोशल संस्था जो है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसके संघ प्रमुख जिनकी वजह से आज भाजपा पावर में है, गुरु गोलवालकर जी चिट्ठी लिख रहे हैं एक आदमी को जिसको आप बता रहे हैं गुमनामी बाबा, एक रैंडम बाबा बैठा हुआ है यूपी में कहीं पे, अयोध्या में बैठा हुआ है, उस टाइम पे अयोध्या में थे वो, और वो उसमें लिख रहे हैं कि सेवा में शतश प्रणाम। ठीक है, ये गुरु गोलवालकर जी के शब्द हैं, चिट्ठी पड़ी मेरे पास में, कोई बहस करेगा तो। और बाद में अपने पिछले संघ चालक जी ने पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि वो सुभाष चंद्र बोस थे। अब वो लोगों को वो भी नज़र नहीं आता, हैंड राइटिंग उन्हीं की है, लेटर हेड पे लिखा हुआ है अपने नागपुर में, नागपुर से भी होके आ चुका हूँ, तो मैंने सारी जगह ठोक बजा के बोल रहा हूँ आपको बातें। ठीक है, तो वहाँ पे सेवा में शतश प्रणाम लिखने का तरीका ऐसा है जैसे कि इस आदमी से वो कोई, उन्हें कुछ अपने से बहुत ऊपर रखते हैं, और उन्होंने जो बोला वो करते रहते हैं। जब, क्योंकि ये चिट्ठी लिखी गई थी जब गुरु जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके में डेथ से थोड़ा पहले की खबर है, तो उस चिट्ठी के ऊपर टॉप पे, जिसको आप गुमनामी बाबा कह रहे हैं, उसने लिखा हुआ डॉक्टर हेड गिवर ऊपर, और उसकी वो हैंड राइटिंग सुभाष बोस की है। ठीक है, लेटर के पीछे में वो कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे एस्ट्रोलॉजिकल अबाउट गोलवालकर जी, उनकी माता जी का नाम लिखा हुआ कुछ करके, क्योंकि उसके थोड़े टाइम बाद गोलवालकर जी की डेथ हो गई थी। और जब उनकी डेथ हुई है तो उन्होंने बोला कि मैं जो मातृभूमि के लिए काम कर रहा हूँ उसमें करने में इनका बहुत बड़ा साथ था, तो मेरे को बहुत बड़ा झटका पहुँचा। ठीक है, ये अलग कहानी। तो ये सोचने वाली बात है। ऐसे बहुत सी चीज़ें, मतलब आपको मैंने बहुत छोटी बात बताई, ये और भी 50 बातें हैं कि कौन कौन से लोग उनके कांटेक्ट में, किस किस का नाम आ रहा है, कौन से मुख्यमंत्री का नाम आ रहा है। ये एक अपना बहुत बड़ा टॉपिक है कि बड़े बड़े लोग मिलने आ रहे हैं। ऐसी कौन सी महारात्मा पैदा हो गई अयोध्या, फैज़ाबाद में, लखनऊ में, कि सारे लोग जाके पैर पड़ रहे हैं उनके चुपचाप। तो ये इस तरह के नाम आ रहे, तो वो फिर बोलते थे भगवान जी नाम था, ये था। जब वो खुद अपनी बात करते थे तो ज़्यादातर बोलने का था मृत भूत, योर डेड मैन, तुम्हारा मृत व्यक्ति, ऐसे बोलते थे करके। अब उनके मुख से, श्री मुख से जो बातें निकलती थी बड़ी अजीब अजीब निकलती थी। मान लीजिए आप नहीं जानते वो कौन है। जैसे एक मकान मालिक ने बताया हमारे को, उनके मकान में थे, किराएदार थे, शक्ल दिखाते थे नहीं, पर्दे के पीछे थे। तो उसने कहा जी हम, सर्दी की रात थी दिसंबर में, हम अंगीठी लेके बैठे थे, तो ठंड लग रही थी हमको। हमने कहा जी हम बैठे हैं अंदर, बूढ़ा सन्यासी स्वामी जी बैठे हैं, उनको ठंड लग रही है, उनको भी अंगीठी देकर आओ। तो वो जाके बोला कि आपको स्वामी जी, आपको दें अंगीठी, आपको ठंड तो लग रहा। तो जैसे बंगाली हिंदी बोलते हैं वैसे बोला, ये शरीर साइबेरिया में रहा है, इसको ठंड नहीं लगता। ठीक है, तो वो बातें करनी, फिर उन्होंने साइबेरिया के बारे में बातचीत करनी। अब ये कहानी अभी आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि प्लेन क्रैश से भागे कैसे थे, वो बताया उन्होंने कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, कैसे वो स्केप किया, प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। जैसे उन्होंने साफ बोला है कि 1944 के एंड में मैं सीक्रेटली रशिया गया था, ये गुमनामी बाबा कह रहा है, और मैंने रशियन गवर्नमेंट से बात करके पूरी प्लानिंग वहाँ पे कर ली थी। बाद में हमको रिपोर्ट्स मिल रही हैं इंटेलिजेंस की कि नेताजी ने सीक्रेटली विजिट की थी रशिया की 44 के आखिर में। ठीक है, वो अलग लेटर अलग मिल रहे हैं। फिर वो बता रहे हैं, देन उनके अलग अलग शब्द मुंह से निकले, जैसे कि स्टालिन ने मुझे दुश्मनों की तरह व्यवहार नहीं किया, अपने लोगों ने किया। फिर वो डिस्क्रिप्शन देते हैं साइबेरिया में क्या होता है, वहाँ की इकॉनमी कैसे चलती है। अगर आप समझते हैं कि एक रैंडम बाबा यूपी में बैठ करके आपको ये बताए कि रशिया वाले कैसे टॉर्चर करते हैं आदमी को और चाइनीज़ कैसे टॉर्चर करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नॉर्मल आदमी नहीं है। अगर आपको वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो अभी आई है ना, कि आप रडार में नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन अगर आपको वो ये बोले कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में आप ये कर सकते हैं, और एक सीक्रेट रशियन बेस में मैंने काम होते देखा है। मुझे किसी ने जर्मनी में कहा था, किसी साइंटिस्ट ने, मैंने इस चीज़ को रशिया के किसी सीक्रेट बेस में टेस्ट किया है। तो गुमनामी बाबा इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेसिकली। ठीक है, उसकी बातें क्या हो रहा है, ये हो रहा है, पंडित जी की बातें, पास की बातें करते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेसिडेंट की बातें। ठीक है ना, जैसे जब इंदिरा जी को गोली मारी थी, गली लगी थी, इंदिरा जी नहीं बहुत नाराज हुए, कितनी बार इस शरीर ने बोला कि काओ को बोला कि सिक्योरिटी बढ़ाओ इसकी। किसी को नहीं मालूम काओ क्या चीज़ थी 84 में, कि वो काओ साहब उस टाइम पे नहीं, रॉ के चीफ थे, वो सीक्रेट था, ठीक है लोग मान, लेकिन 84 तक आते थे काओ साहब वो काम करे जो आजकल दो साहब कर रहे हैं। कितनी बार शरीर ने बोला काओ को सिक्योरिटी बढ़ाओ इसकी। ठीक है,
उनके मुंह से शब्द जो निकल रहे हैं, अब जैसे कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्या घटना घटेगी, वो पहले से उसने बोलना शुरू कर दिया कि ये जगह पाकिस्तान में के कब्जे में नहीं रहेगी। गेम शुरू हो चुका है। 65 की बात कर रहे हैं, 62 की बात कर रहे हैं। ही इज टॉकिंग अबाउट इज इन्वॉल्वमेंट इन 65 वॉर, ही इज टॉकिंग अबाउट इज डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। और उसके बारे में बड़े बड़े ज़बरदस्त आपको हमने डाटा दिया, कभी डिटेल में बताऊंगा आपको क्या बिल्कुल बिल्कुल कि वो एक बाबा बैठ के कैसे बता रहा है यूपी के अंदर जो बातें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की फाइलों में है, जो बाद में पब्लिक में हो रही है, वो कैसे बता रहा है बाबे को। रैंडम बाबे को नहीं पता होगा ना ये बातें। आज के दिन में मुझे मालूम है, आपको मालूम होगा, पत्रकार है, कि भारत में फला फला जगह पे, एक जगह पे कोई सीक्रेट बंकर बना है जहाँ पे कल को पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंकेगा तो हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी। ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि पुराने बंकर पुराने हो गए। चाइना के अंदर बंकर है, बने थे, बने होंगे। ठीक है, चाइना इज अ क्लोज कंट्री इवन टुडे। आज के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में चाइना क्लोज कंट्री। आप बात कर रहे हैं 1970s की। डू यू एक्सपेक्ट कि एक बाबा जी बैठ के बताएं आपको कि बीजिंग में कौन सा बंकर है? इट्स नॉट पॉसिबल ना। माओ को कौन सी बीमारी है हमें कैसे पता? आपको मालूम है कि अभी जो चाइना का जो राष्ट्रपति उसको कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है, उसको पार्किंसन की बीमारी है कि नहीं? हाउ डज ही नो? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये आदमी रनिंग कमेंट्री दे रहा है चीज़ों की, वो ये बातें बोल रहा है, मैं आपको बहुत से एग्जाम्पल दूंगा, तो बहुत सारे। तो ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। वो इंटेलिजेंस का भी अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस जी का, तो उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी इंटेलिजेंस के वो पूरी गवर्नमेंट चला रहे थे और वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसे आदमी जो लड़ाई चला रहा है गवर्नमेंट, उसको वो इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी ना। और इसमें एक बड़ा टेलीटेल्स है ना कि स्पाई मास्टर है इस आदमी को। इसका जो ज़्यादातर लोग जो उनसे मिलते थे, खासकर जो यूपी वाले, जो कलकत्ता की पार्टी, उनको तो मालूम है कि नेताजी हैं। ठीक है, वो तो डायरेक्टली सुभाष बोस की बात हो रही है। उनके नोट बनते थे, उस पर साफ नेताजी का वर्ड लेके नेताजी की बात होती है। ठीक है, कलकत्ता जो लखनऊ, यहाँ की जो पार्टी है, जो यहाँ के लोग हैं, लखनऊ में, यूपी में, फैज़ाबाद में, अयोध्या में, नेमिशरने में, बस्ती में, क्योंकि ये आदमी अलग अलग जगह पे रहता था, एक जगह पे नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो होता क्या था ना कि आप छुप के बैठे हो, शक्ल दिखा रहे हैं, किसी को बात नहीं कर रहे, फिर आप लोगों ने देखा जी गाड़ी आई है मुख्यमंत्री की, अरे बाबा जी तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, ICS ऑफिसर है, जैसे ही कोई खबर फैले और सुभाष बोस का नाम है, वो बंदा छोड़ के भाग जाएगा। सो ही वुड कॉन्स्टेंटली रनिंग अवे फ्रॉम द one place to another. My point. Then there were stories about people visiting कि लोग आ रहे हैं, ये आ रहा है, चरण सिंह जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री वहाँ के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। बीट कांस्टेबल बोला कि मैंने सुना था कि इंदिरा जी भी आई थी। ठीक है, ऐसी अलग अलग बातें वो करते 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 ना वो बिल्ड, तो उसमें वो, लेकिन वो ये सारा उसने बिल्डअप किया। और कलकत्ता से जो लोग आ रहे हैं, वो खासकर जैसे वो लोग जिनका सुभाष बोस से बहुत अच्छा और बड़े लोग हैं, INA इंटेलिजेंस में थे, ये थे, वो थे। अब उन सब ने, जिन्होंने अपने जीते जी अपने घर के रिकॉर्ड में अपने घर वालों को सबको बोल दिया कि सुभाष बोस है। उनके मिनट्स बनते थे, जैसे मिनट्स कई बार उन्होंने अलाउ किया था कि आप मुझे मिल, जैसे कल जो लोकल पार्टी हैं उसमें से कई ने शक्लें देखी, कई शक्ल नहीं देखी है, लेकिन बाकी लोग जो थे उनको खुल के बात करते थे। जो कलकत्ता वाले जो रेवोल्यूशनरी थे, जो INA के इंटेलिजेंस के लोग थे, उनसे बात करते थे, तो वहाँ तो मिनट्स बनते थे, तो कई वो बातें बताते थे। हाँ, वो अपनी बातें यहाँ की अभी क्या चल रहा है ये है करके। और उसमें उन्होंने बहुत, जैसे जब 77 में मोरारजी भाई की गवर्नमेंट बनी थी, तो उनसे सवाल पूछा, भाई आप क्यों नहीं, सरकार आपको बोलती कि आप बाहर निकलें, अपना स्थान ग्रहण करें? तो उन्होंने आंसर दिया कि अगर मैं बाहर निकला तो बहुत से निर्दोष मारे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें अलग अलग करना और चीज़ में करना, तो एक ये इस तरह का बहुत डिटेल में है। मतलब वो एक आदमी जिसकी मैं बात, जैसे फॉर एग्जांपल लीला राय उनसे मिलने, अब लीला राय अपने आप में एक बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर है। अगर वो कांग्रेस से जुड़ी होती तो उनके नाम की 50 रोड दिल्ली में होती आज के दिन में। फोटो है पार्लियामेंट हाउस में, मनमोहन सिंह ने टाइम पे लगी थी, बहुत बड़ी। मतलब मैं जब फैज़ाबाद ये गया था डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में सामान देख कर आया, मुखर्जी की मिशन गई थी, मैंने दिल्ली में आकर के प्रदीप बोस जो नेताजी के भतीजे उनको रिपोर्ट किया। मैं उनको जानता तब कि सर ये देखो ये है। प्रदीप बोस भी पढ़े लिखे आदमी थे, वाइफ उनकी अंग्रेज़ थी और 6 महीने लंदन, 6 महीने यहाँ, नेताजी के भतीजे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली, बाकी बातों तो उन्होंने मेरे को डॉच किया, लेकिन प्रदीप बाबू ने मुझे एक बार बिल्कुल बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड कि समर गुआ गलती कर लेगा, पवित्रो गलती कर लेगा, वो गलती कर देगा। लीला आंटी could not have done made a mistake. She was somebody who was Subhash Bose's friend. She knew him from the very young age. भारत में जितने अभी रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर हैं, वो ज़्यादातर जो गोली चलाते थे बेचारे, वो गरीब घरों के लोग होते थे, क्योंकि अमीर घर का बच्चा तो गोली नहीं चलाएगा ना, वो तो ऊपर से बैठेगा टॉप पे, बड़ा आदमी होगा। ना सुभाष चंद्र बोस, ना पंडित जी, ना गांधी जी, सब लोग अमीर घरों के बच्चे थे। सुभाष बोस ICS से छोड़ के आए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऑपरेटिव थे छोटे लेवल पे, ठीक है ना, वो तो वीरगति प्राप्त होने के बाद सेम दर्जा हो गया, लेकिन वैसे तो वो लोकल लेवल पे काम कर रहे थे। लीला राय
रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थी, लेकिन उनका एडवांटेज था, उनके ग्रैंडफादर ही मतलब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे. फादर वाज अ राय बहादुर. शी वाज द फर्स्ट MA इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी, फर्स्ट फीमेल स्टूडेंट. तो शी इन एवरी विच सेंस शी इज इंटेलिजेंट एंड शी इज स्मार्ट एंड ऑल दैट, बट इनटू रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल. अब वो ये आखिरी में मैं यही पूछूंगी कि क्यों नहीं कर रहे? हाँ, वो बाहर क्यों नहीं आए जब इतने सारे पॉलिटिकल कनेक्शन उनके थे, उसमें लोग प्रॉब्लम उनको दो तीन, जानते थे। उसमें बड़ा बहुत पेचीदा सवाल है, पूरा पॉडकास्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ. कहानी ये है उसमें. पहली बात तो ये आ रही है कि आपको समझना पड़ेगा, सुभाष बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इसके बाहर न निकलने के कारण एक नहीं है, बहुत सारे हैं. ठीक है. और वो अलग अलग टाइम के साथ में आप कह सकते हैं प्रॉब्लम जो है कंपाउंड होती चली गई, बिगड़ती गई. जो कारण पहले थे वो कारण 50s में थे, वो 70s में कोई और नए कारण पैदा हो गए. ठीक है. वही बात सरकार पर लागू होती है कि ये क्यों निकाल नहीं पा रहे, बिकॉज उसमें क्या क्या पेचीदा प्रॉब्लम्स आ रही हैं. ये अपने आप में टॉपिक है बहुत बड़े बड़े. हमने तो ये उसमें यह कि उन्होंने पहली बात तो ये कि जिन मैंने आपको बोला ना कि दुनिया में 2 डिवीजन हो गए थे, एक्सिस ब्लॉक, अलाइड ब्लॉक, अंग्रेज अमेरिकन और ये जर्मनी हिटलर वगैरह. ठीक है. और लड़ाई खत्म हुई, ये लोग जीत गए, अंग्रेज और अमेरिकन, जिनको आप सुबह शाम गाली दे रहे हैं ट्विटर में आजकल लोग बैठ करके, लेकिन ये जीत गए. इन्होंने उन पार्टी को बदनाम किया, बदनाम थे भी, बदनाम हुए. इतना बदनाम हुआ था कि उस एक्सिस ब्लॉक के किसी इंसान का नए वर्ल्ड ऑर्डर में कोई स्पेस नहीं था. वो सारे के सारे लोग जिन्हें सुभाष बोस मिलते थे, उनको या तो गोली मार दी गई, या उनको फांसी चढ़ा दिया गया, या उन्होंने सुसाइड कर लिया. तो सुभाष बोस इन अ सेंस वाज अ रेलिक ऑफ एक्सिस ब्लॉक, जिस एक्सिस ब्लॉक का नए वर्ल्ड में कोई स्पेस नहीं था उनको. ठीक है. एक तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता नए वर्ल्ड में. वो कहना आसान है कि नेताजी अगर होते तो क्या करते. नेताजी अगर आएंगे तो इलेक्शन लड़ेंगे कलकत्ता से. नेताजी अगर जिंदा होंगे 47 में तो प्राइम मिनिस्टर बनेगा. आपको लगता है कि जो आदमी हिटलर से मिलकर के आया, जो तोजो से मिलकर के आया, उसको अमेरिकन गवर्नमेंट या उसको बाकी लोग उसको भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने देंगे, चलने देंगे? अब मैं आपको एग्जाम्पल उसके भाषा सुनाऊंगा उन्होंने क्या बोली भगवान जी ने, बट मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि अलग अलग. एक तो ये था. दूसरा ये कि उन्होंने बोला कि INA की लड़ाई चल रही थी, लड़ाई हारी क्यों वो? एक भारत के लोगों में एक बहुत बड़ा यहाँ पे लोगों के मिथ है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जाकर के उनको हरा दिया. ये इन्होंने अभी आजकल ये डींगे मारते हैं कि क्या करते हैं कि बड़ी गलत लोगों में भावना आ गई है कि अंग्रेजों की जीत को अपनी जीत बताओ. कि साहब वो तो डंकिन फिल्म बनी थी, उसमें वो हमारा इन्होंने इंडियन का दिखा नहीं, हम लोग भी लड़ने गए थे. तुम कहाँ से बीच में आ रहे हो भैया? अंग्रेज लड़ने गया अपनी कंट्री के लिए, अमेरिकन गया अपनी कंट्री के लड़ने के लिए, जापानी गया अपनी कंट्री लड़ने के लिए. तुम किसके लिए गए? तुम अंग्रेजों के लिए लड़ने गए थे. तुम किस बात, तुम्हें नहीं दिखा, तुम उसके औकात तुम्हारी नहीं है. दूसरा ये कि वो ये जापान से लड़ने गए थे. ठीक है. 41 में क्या हुआ था वहाँ पे? अब वो तो जलियांवाला बाग तो है नहीं कि मालिक ने हुक्म दिया और गोली बजा दी आपने लोगों के पर. इनकी जो चमड़ी उधेड़ी है जापानियों ने 41 में. ठीक है. और आपको मैं साफ बता दूँ, डींगे हाँकना छोड़िए, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमरीकी नहीं कूदते, अगर वो उनकी एयरफोर्स अटैक नहीं करती जापान के ऊपर, वहाँ पे उनके अगर एटम बम नहीं गिरते, ये इनके खाल उतार देते लोगों तक. वो एक बिल्कुल अननोन फैक्टर आ गया था कि एटम बम गिरा दिया, या उससे पहले जो अमेरिकन ने उनकी हालत ख़राब कर दी. नहीं तो दे वर नो मैच. 1941 में गए थे ना हमारे यहाँ के अंग्रेजों के ये लोग, 91,000 प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़े, उसी से INA लोगों ने बनाई है जापानियों ने. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम आ रहा है कि उस आदमी ने जो रशिया में बैठा हुआ है, उसने अपनी डिफीट के लिए अमेरिकन को रिस्पॉन्सिबल माना कि इनकी वजह से मेरा केस खराब हुआ. एक तो वहाँ की खुन्नस उनको. दूसरा है उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने ये देख लिया था कि जो आपस में रशिया में और इनमें जो दोस्ती है वो टेम्परेरी है, थोड़ी देर में इनका टसल स्टार्ट होने वाला. तीसरा उन्होंने बोला कि ये जो कोल्ड वॉर हो रही है इनके बीच में, ये जिस तरीके से भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, वो उसको इंडिपेंडेंस उन्होंने नहीं माना है. उन्होंने एक तो आपने जानबूझ करके 15 अगस्त का दिन चुना, जो उनकी हार का दिन है. आप जख्मों में नमक झड़क रहे हो हमारे. तो 15 अगस्त को आपने ट्रांसफर ऑफ पावर जो किया, उसको वो इंडिपेंडेंस नहीं माना. और इंडिपेंडेंस थी भी नहीं, बात है जिस तरह से हमें बताया जाता है, वो थी भी नहीं. ठीक है. तो उसमें उन्होंने बोला कि ये जिस तरीके से उन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर हमारी लीडरशिप ने माना है, अगर इसको मैं कुछ नहीं करता हूँ तो आने वाले टाइम में ये रशिया की अमेरिका की लड़ाई भारत की सॉइल पे हो जाएगी, और ये कहीं और जाके लड़े हैं लोग, लेकिन ये यहाँ ना आने पाए. सो वो आदमी बैठ करके भारत में क्या घटने वाला है, भारत में 10, 20, 40, 50 साल में क्या होगा स्ट्रेटेजी वाइज, उसकी बात करते थे. कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, हिज ओन नेशनल इंटरेस्ट इन माइंड, एंड ऑल्सो द वेरी फैक्ट कि रशियंस ने उनकी जान बचाई थी, वो रशिया के जो कोवर्ट ऑपरेशन होते हैं उनमें उसका हिस्सा बन गए. और वहाँ से उन्होंने वो कहानी सुनाई है कि मतलब मुझे पहले भेजा गया कोरिया में. कोई बाबा
बैठ करके 1960s में बात करें कि किम ऑल सॉन्ग, आजकल तो हमें मालूम है कि किम ऑल सॉन्ग किम ऑल जोंग कौन है, लेकिन किम ऑल सॉन्ग किम ऑल उसके दादे की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में इंटरनल बातें क्या हुई थी, उसके बारे में कोई ऐसे बात बोले जो पब्लिक में किसी को ना पता हो, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो वो बता रहे हैं कि कंबोडिया, वियतनाम, लाओस वगैरह सब में मैं एज ए एडवाइज़र के रोल पे आऊँ और मैं इनको हिट करके आया हूँ हर जगह, डैमेज किया अदर साइड को, और उनको मालूम है मैं जीवित हूँ और मुझे ढूंढ रहे हैं हर जगह। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी जगह छुपने के लिए। फिर पूछते थे भगवान जी बाहर क्यों नहीं आते, आपका मेरा निकलना देश, इंग्लिश में बोलते हैं कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है, मैं निकलूंगा तो मेरे पे सैंक्शन लग जाएंगे हमारे देश के ऊपर, मुझे हैंडओवर करने के लिए। मेरे पे वॉर क्राइम्स का चार्ज लगा रखा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। पब्लिक जो है उसको रजिस्ट करेगी, लोग मेरी वजह से लोग तंग पड़ जाएंगे, मुझे यहीं रहने दो, मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा ये बात बोलते थे कि मेरा निकलना देश हित में नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड का वॉर स्कैम का इशू है, साथ में वो उन्होंने जो एक्टिविटी की है 45 के बाद में, वो एक लंबी चौड़ी कहानी है, उसमें है डिटेल बहुत सारी। तो उसमें करते 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 उससे से मैं बोलते मेरा निकलना देश हित में नहीं है। तो ये कोई लैंग्वेज बाबा की नहीं ना, माई कमिंग आउट इज़ नॉट इन इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, दिस इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ अ बाबा। ठीक है, तो ये निकाल करके ये था। अब गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, उसके अलग अलग एक लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन उसका फ़र्क ये पड़ेगा कि मेरे जैसा 2 टके का आदमी उसको बैठ करके पॉडकास्ट कर रहा है 3-3 घंटे के, जिसको लोग सुन रहे हैं इतने समय बाद। ठीक है, मैं लेक्चर देने जाता हूँ तो लोग IIT में सुनते हैं, और ये वो लोग हैं जो वो नौकरियां कर रहे हैं अभी, जो जिसने मुझे IIT बॉम्बे में सुना, या जिसने मुझे IIT मद्रास में सुना, या मुझे और जगह सुना, MIT बॉस्टन में सुना मुझे। ये लोग वो नौकरियां कर रहे हैं जिनका सपना आप लोग लेते होंगे कि मेरे को अमेरिका में ये नौकरी मिल जाए, मुझे लंदन में वो नौकरी मिल जाए। कोई माइक्रोसॉफ्ट पे टॉप पे है, कोई गूगल में टॉप पे, क्योंकि और IIT वाले और कहाँ जाएंगे। ठीक है ना, तो वो लोग कन्विंस हो गए, उनमें उनको मज़ा आ रहा है, 3-3 घंटे वो बात कर रहे हैं, 4 घंटे वो बात कर रहे हैं। जब मेरे जैसे 2 टके के इंसान के बोलने से इतना असर बढ़ रहा है, हैव यू गॉट एनी आइडिया कि कल को प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर ले कि सुभाष बोस यहाँ यूपी में, तो क्या बवाल मचेगा उसके बाद में। तो कलेश होगा, वो जो कलेश होगा उस कलेश से लोग डरते हैं। कोई कलेश होगा उसमें, फिर उसमें और अलग अलग डायमेंशन आती हैं कि गवर्नमेंट की फाइलों में सुभाष बोस की इमेज कैसी डिपिक्ट की गई है। फिर ऐसे पलते उसमें खुलेंगी जो पता नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस देश में एक नकली कहानी डाली गई कि आज़ादी की लड़ाई हुई, आज़ाद हम इसलिए हुए क्योंकि गांधी जी नहीं लड़ना चाहते थे अंग्रेजों से, अहिंसा से दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल। तो ये निकालने से सीधा का सीधा ये आपका जो गांधी जी का जो ब्रांड है वो ख़त्म हो जाएगा। और गांधी जी के ब्रांड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वेस्टर्न कंट्री में सेलेबल है। वेस्टर्न कंट्री वो कंट्री हैं जहाँ पे हमारे टॉप लेवल के लोगों के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं। आपको बैठ के, मुझको बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप सबका रिकॉर्ड निकाल लो, सब टॉप लेवल के लोगों का, कोई पार्टी, कोई तंजीम, कोई जमात हो, सबका खानदान वहाँ सेटल हो रखा है। उन्हें मालूम है कि वहाँ जाके यही चलने वाला है। वो भारत में आपको बोलते हैं ये है उसका नाम होना चाहिए, वो वहाँ जाके पता भाई गांधी जी का नाम चलेगा कि ये सेलेबल ब्रांड है यहाँ पे। तो ये ब्रांड खत्म हो जाएगा। इस ब्रांड में आपके अरबों रुपये की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। और दूसरा ब्रांड, नेताजी की स्टोरी आप इंग्लैंड अमेरिका में ब्रांड नहीं कर सकते, ये आदमी उनके खिलाफ में था। तो प्रॉब्लम आ रही कि उसमें 50 इश्यूज आने वाले, फ़ायदा किसी को होगा नहीं, वोट मिलने वाले है नहीं किसी को उसमें, ये वोटिंग का इशू तो है नहीं करके। तो बेकार में आप पुरानी कहानी निकालोगे, कलेश होगा, बदनामी होगी देश की कि आपको आज़ादी तो मिली नहीं थी 47 में, ट्रांसफ़र पावर हुआ था, अंग्रेजों के नाम की शपथ खा के आप लोग खड़े हो गए। अब जैसे छोटी सी बात है, मैं आपको गांधी कलेक्टेड बॉक्स सुन के बता रहा हूँ, ये बात हमें नहीं मालूम थी बचपन में कि गांधी जी ने बोला था कि हमारे आज़ाद भारत के झंडे में यूनियन जैक लगेगा। ये क्यों नहीं आपने माना गांधी जी की बात? गांधी जी ने साफ बोला कि आर्मी को डिसबैंड करना है। आर्मी को डिसबैंड करने की बात बहुत सीरियस है, वो पूरा टॉपिक है। एग्जैक्टली, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा। सोचिए आप कश्मीर में क्या होता उसके बाद अगर नहीं, कश्मीर में गांधी जी का आजकल बहुत से लोग एक्सपर्ट पैदा हो गए हैं। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी कलेक्टेड बॉक्स छापा है, जो ऑथेंटिक सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। आप मुझे रामगो की किताब पढ़ के मत बताओ, वो तो बैठ के स्पिन दे रहा है अमेरिका वालों को किताब बेचने के लिए, अवेलेबल है, आप उसको पढ़िए। भाजपा की जाइए वेबसाइट पे, आपको पूरा गांधी कलेक्टेड बॉक्स मिल जाएगा, पढ़िए। उसमें करियप्पा साहब गांधी को मिले कश्मीर जाने से पहले, गांधी जी ने साफ बोला है कि आप पाकिस्तान से नहीं लड़ाई करोगे, आप अहिंसा करोगे। आप एक तरफ में ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट में कि गांधी जी के रास्ते पे चलना चाहिए, हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है, हमें गांधी के रास्ते पे चलना है हमारे को। ऊपर दूसरा, आप गांधी जी की बातों को नहीं मानते। गांधी जी की मेन बात ये थी कि आपको अहिंसा करनी है, आपको आर्मी डिसबैंड कर देनी है, आपको आप उसे फॉलो करो, सच बोलना चाहिए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो अंग्रेजों का बना है, आपने हमारे सर पे कैसे ला दिया? हम तो सच लोग हैं, हम तो झूठ बोलते नहीं। सही बात है। तो वो तो 50 बातें निकल के आएंगे ना कि जो, तो वो सारा का सारा वो कलेश होगा, ख़राब होगा, उस फ़ायदा किसी का होगा नहीं। वो ये वाले बोलते हैं कि किसी का फ़ायदा नहीं हो, क्या कर निकाल किसको।
निश्चित तौर पे अनुज जी, फायदा किसी का नहीं होगा। और बात जो आप कह रहे हैं ना, सेलेबल ब्रांड, नेताजी भले ही दुनिया में सेलेबल ब्रांड हो या ना हो, लेकिन भारत में आज भी लोगों के लिए महानायक हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी। और शायद यही वजह है कि आज की जनरेशन भी उनके बारे में जानने के लिए इतनी जिज्ञासा रखती है। जिस तरह से आप जब बात करते हैं, आपने खुद देखा होगा कि जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए भी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं एक ऐसा विषय है जिसके बारे में वो सब कुछ जान लेना चाहते हैं। भले क्योंकि इसमें एक थोड़ा रहस्य भी है, उनकी एक पर्सनालिटी भी है, और एक नायक वाली जो छवि होती है, स्वतंत्रता सेनानी की जो छवि होती है, जो लड़कर जीतना चाहता था, वो भी लोगों को अपील करती है। अब सच कब सामने आएगा ये तो देखते हैं, लेकिन ये तय है कि सुभाष चंद्र बोस जी को इतिहास में हमेशा जगह मिलेगी। सच आने में मैं आपसे एक आखिरी विनती करूंगा कि जो लोग देख रहे हैं, सच तभी आएगा। देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी है, और हम ये अभी जो गवर्नमेंट हमको, अभी जो हमारे मोदी जी बैठे हैं, इससे फेवरेबल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे काम इस गवर्नमेंट ने किए हैं। नेताजी को बहुत सम्मान मिला, मूर्ति ऐसी जगह लगे जहाँ हमें हमको उम्मीद नहीं थी। मेरा मानना ये है कि अभी इनके हाथ पर पकड़ के काम हो सकता है, लेकिन थोड़ा पब्लिक में आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। ऐसे जब तक ना बच्चा नहीं रोता, बच्चे को तो माँ दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा चीखे नहीं मारता। थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो पहला काम ये करना है कि आप पॉडकास्ट को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग होनी चाहिए, लोगों को दिखाएं, समझें, किताब पढ़ें, किताब अवेलेबल है। पहले तो लोग बोलते थे किताब की अवेलेबल नहीं है, भाई भैया अमेजन ने, आप तो पेंगुइन ने छाप दी, आप किस बात का बहाना मार रहे हो। अच्छी रेटिंग है, रेटिंग चेक करते हैं प्रोडक्ट का पहले। अमेजन में तो अच्छी रेटिंग है, बहुत अच्छी रेटिंग है, इनफैक्ट 2-2 हज़ार की रेटिंग आ रही है, बहुत अच्छी रेटिंग आ रही है, वो देखिए। और दूसरा तीसरा ये कि भाषण, लेक्चर जो मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ अपनी हर जगह जा करके, वो प्रेजेंटेशन जो है बुलाइए। आप बोल तो दिया IIT में होगी, अमेरिका में इतनी जगह होगी, यूनिवर्सिटीज़ में होगी, तो ये लेक्चर्स करवाएं, क्योंकि उसमें कम से कम एक स्क्रीन लगा करके, प्रोजेक्टर लगा करके लोगों को समझना आसान, लोगों को बड़ा आनंद आता है उसमें। हाँ, ये तो वर्बली, इस केस को वर्बली समझाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बोलूँगा तो मैं आपको वीडियो फोटो दिखा करके पूरा एविडेंस दिखाऊंगा, और लोगों को मज़ा आता है, खासकर यंग बच्चों को मज़ा आता है, वो सुनते। तो आप वो प्रोग्राम कराएं। ये केस मैं बता रहा हूँ कि खुल सकता है। अभी गवर्नमेंट फेवरेबल है, प्रधानमंत्री फेवरेबल है, नेताजी के बारे में उनके विचार बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा पब्लिक में इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि काम कैसे होता है और जनता इस बात को कहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन आप यहाँ पर आए, अपने समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।